पहला क्वेश्चन देखिए, नहीं दिख रहा है क्या फिर से? ये सब दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सबसे पहले किस वंश के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो ये बना था तोमर वंश के, ठीक है। इससे तोमर वंश के लिए बना था राजधानी। और तोमर जो वंश है ये कब से कब तक का है? ये 8वीं से 9वीं शताब्दी का है, ठीक है। किसी के साइड से आवाज आ रहा है, पता नहीं किसके साइड से। तो 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में है, ठीक है। और ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? अजमेर के चौहान थे, ठीक है। अजमेर के चौहान वंश के थे ये, हम्म। तो वहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को मिलाना है। तो मिलाना तो इसे कल भी मिलाए थे, देखिए साला मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं ना बचपन से, पाठशाला, हम्म। ठीक है। तो इससे याद रखिएगा, पाठशाला मतलब किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दिया गया जो भूमि है उसको बोलते थे शाला। शाला भोग, ठीक है। उसके अलावा देखिए पल्ली चंदम, पल्ली चंदम जो है जैन संस्थाओं को जो दी गई भूमि होती थी ना उसको बोलते थे पल्ली चंदम, ठीक। हम्म। उसके अलावा ब्रह्मा देव, इसको ब्राह्मण से रिलेट कर सकते हैं। तो ब्राह्मणों को पहाड़ में जो दी गई भूमि है उसको बोलते थे, ठीक है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मादेव। उसके अलावा बेलन बेगोई है, ये जो नन ब्राह्मण है ना उन उन किसानों को दी गई भूमि, ठीक है, नन ब्राह्मण्स को। मिलाएंगे नहीं आंसर, क्योंकि हम यस। लोग को बस पता होना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। कौन दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क थे? देखिए जो पहला वंश हुआ ना जिसको गुलाम वंश हम लोग बोलते हैं, हम्म। ठीक है, तुर्क बोले, तो जो गुलाम वंश हुआ ना गुलाम, हम्म। उसी को बोलते हैं प्रारंभिक तुर्क। अब इसके यस। अंदर कौन कौन आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाएगा, इल्तुतमिश आ जाएगा, उसके बाद रजिया आ जाएगी, और भी दो दो तीन लोग रहते हैं बीच में, फिर बलबन आ जाएगा बलबन, प्रोमिनेंट के रूप में, नासिरुद्दीन। यस। नसरुद्दीन महमूद, हाँ, ठीक है। तो इल्तुतमिश हम्म। आ जाएगा, देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश पूरा नाम था, और रजिया का रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया गुंडों में फंस जाती है, कैथल वाला कहानी पता होगा आप लोग को। यस सर। उसके बाद देखिए तो रजिया सुल्तान हो गई, और यही कौन थी? पहली महिला शासिका महिला भारत शासन। की, तुर्क सुल्तानों की और पूरे इंडिया की। हम्म। और इसका टाइम पीरियड भी देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1236 से लेकर 40 तक। लेकिन ये कभी भी शांत नहीं रह पाई अपनी जिंदगी में। हम्म। क्यों? उसका रीजन ये था कि ये सिर्फ फीमेल थी और कोई दिक्कत नहीं था। और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड देखिए तो 1211 से लेकर 1236 इसका टाइम पीरियड। उसके बाद एक इसका संस्थापक देख लीजिए, अगर इसका संस्थापक देख लीजिएगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक मतलब वो कभी वास्तविक सुल्तान नहीं बना, इससे पूछता है कि इसका जो कैपिटल था वो कहाँ पे था, तो इसका कैपिटल लाहौर के अंदर लाहौर। ही था, ठीक है। इसको भी डर था ना अपने दुश्मनों से, दो स्पेशल नाम होगा, एक यस सर। यलदोज और एक कुबाचा। यल्दुस इब्न बादशाह। ईवी क्या था? ईवी दास था। और इसका टाइम पीरियड भी याद रखिए, अगर इसका आप टाइम पीरियड ये ध्यान रखिएगा तो 1206 से लेकर 1210, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, दिख रहा है, 1206 से लेकर 1210, ठीक। और इल्तुतमिश देखिए, इल्तुतमिश में एक चीज और याद रखिएगा कि जो इक्ता प्रणाली है ना इसी के द्वारा शुरू किया गया था, इक्ता प्रणाली की शुरुआत। और अगर वास्तविक संस्थापक बोले गुलाम वंश के अंदर तो यही था, ठीक है। और इसका कैपिटल याद रखिएगा, इसका कैपिटल जो था दिल्ली था, ठीक है। दिल्ली। हम्म। उसके बाद और कुछ हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर अच्छे से। एक साइड में एक डायरी रखिए, वहां पे लिखिएगा जो जो चीज़ हम बोलेंगे जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे गुलाम वंश के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, गुलाम वंश के बारे में भी अगर टाइम नहीं बचे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके अलावा इल्तुतमिश, रजिया, और बलबन के पहले कौन था उस नासिरुद्दीन जो अपनी मोहम्मद। बेटी का, नसरुद्दीन महमूद। तो उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। उसका बस एक दो लाइन ही इंपॉर्टेंट है। और बलबन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था, इतना यस। जरूर पढ़ लीजिएगा। अंतिम उसके सेकंड। बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करते हैं हम लोग, खिलजी के बारे में। तो इसने अपने सैनिकों के लिए सीरी, सीरी नामक एक शहर बसाया था। और शहर कैसा था? छावनी नगर बनवाया, ठीक है। यहाँ पे सैनिक लोग ट्रेनिंग लेंगे तो वो बनवाया था, ठीक। उसने अपने सैनिकों को नगद के बजाय जागीर के रूप में वेतन देने का निर्णय किया। नहीं, इसने क्या किया था, इसने
कैश में यानी नगद में वेतन देना स्टार्ट किया था, ठीक है। किसमें? कैश में यानी नगद में वेतन देना स्टार्ट करवाया था। इसके अलावा इसने 2 प्रकार का कर भी ऐड ऑन करवाया था। एक था घरई कर, एक था चरई कर, ठीक है। घरई मतलब घर से रिलेटेड, चरई मतलब जो चारागाह होता है या जहाँ हाँ, पे पशु पक्षी जो चढ़ने जाते हैं, पक्षी नहीं पशु। हाँ, तो जो चढ़ने जाते हैं वहां से लिया गया कर चरई कर कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा इसके समय में और क्या नहीं था, तो सामंती व्यवस्था बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किसके समय में भूमि बढ़ा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। क्यों? रीजन क्या है, जो वक्फ होता है, आप लोग वक्फ के बारे में सुने ही होंगे रिसेंट के। तो उस वो जो जमीन दिया गया उस सबको वापस ले लिया, ठीक है। जो गिफ्ट था, गिफ्ट में अगर जमीन दिया गया उस सबको वापस ले लिया गया, तो जमीन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी उनकी भूमि क्या हो गया, बढ़ गई, ठीक। इसके अलावा नियमित वेतन की शुरुआत किया था, ये तो पहले ही वाले हम लोग बात किया, ठीक है। तो दूसरा गलत है और पहला सही है। उसके बाद देखिए, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते बेहतर दिखेगा। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना, उनकी जो सेना है, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर विश्वास रखते हुए किस क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? देखिए 5 गो आक्रमण किया था। 5 आक्रमण में एक ऑप्शन आपको मिलेगा खुरासान का, ठीक है। कहाँ पे? खुरासान, वहीं पे ही अटैक करने की बात करता है। 5 गो अभियान करता, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था मोहम्मद बिन तुगलक का, सबसे ज्यादा सफल था अपनी जिंदगी में। यस सर। और अकबर सबसे कम पढ़ा लिखा था, सबसे ज्यादा सबसे सफल था। असफल हुई। तो सफल होने के लिए पढ़े लिखे का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन पढ़ा लिखा होना, समझदारी होना चाहिए, अच्छा यस सर। रहता है। मुगल अपनी मातृपक्ष की वंशावली से, जो थे वो चंगेज खान थे, ठीक है। मुगलों के बारे में लिख रहा है, मुगल के बारे में स्पेशली यहाँ पे ना बाबर के साइड से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाबर ही फाउंडेशन है ना। तो बाबर के साइड देखिए, तो बाबर अपनी माँ की तरफ से जो था वो चंगेज खान का वंशज था, ठीक है, चंगेज खान। और पिता की तरफ से क्या था, तैमूर। इसको याद करने में बताते हैं कैसे करिए। पिता है, पिता में क्या लगता है तो आता है, तैमूर। जैसे तैमूर हो गया। ये कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो अच्छा यस अच्छा सर। कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मुगल अपनी मातृपक्ष की तरफ से क्या होगा, चंगेज। पिता की तरफ से क्या होगा, तैमूर होगा। और दोनों का मिक्सचर हुआ कौन, बाबर। तभी जाके इतना लड़ाकू भाई। आप उसका थोड़ा पढ़िएगा, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पढ़ के देखिएगा कितना बार भारत पर अटैक किया पहले। यस सर। तो बचपन से ही उसके चाचा लोगों ने उसको हड़प लिया था, फिर भी वो हर एक चीज ले लिया। मतलब एग्जाम के बाद जब एग्जाम खाली हो जाए, खत्म हो जाए, तब पढ़िएगा, अभी नहीं। यस सर। पहला मुगल सम्राट बाबर ने 1494 में फरगना का सिंहासन संभाला था, ठीक है। मुगल सम्राट बाबर जो है फरगना के अंदर 1494 में, आई थिंक 12 या 13 साल ही मात्र उम्र हुआ होगा उस समय, ठीक है। तकरीबन 12 वर्ष का एज था। एज लगभग यहाँ पे कितना, 12 वर्ष। इसी के बारे में बात कर रहे थे, पढ़िए कब स्टार्टिंग में। अकबर नामक का तीसरा भाग अकबर के शासनकाल से संबंधित है, नहीं, तीसरा नहीं, पहला और जो जो सेकंड वाला जो भाग है ना, वो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। पहला जो भाग है ना, पहला अकबर का क्या है, पूर्वज है। अकबर का क्या है, पूर्वज हो गया, ठीक। और जो सेकंड नंबर हो गया इनका शासनकाल हो गया। और जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं आईने अकबरी। क्या बोलते हैं, आईन ए अकबरी। उसके बाद देखिए आगे, 1 मिनट रुकिए बस। आईने अकबरी बोल दिया, ठीक। तो आपके हिसाब से क्या हो गया, पहला वाला जो हो गया वो ठीक है, और दूसरा वाला हो गया वो गलत है। इसमें तो चल गया जिंदगी। उसके बाद देखिए, मुगलों द्वारा शुरू की गई जो मनसबदार प्रणाली है, कौन सी प्रणाली, मनसबदार प्रणाली है, मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसको निर्धारित करने के लिए यूज किया जाता था। मनसबदार कहने का मतलब कि आपका रैंक क्या होगा, और जो रैंक होगा उस हिसाब से आपका वेतन मिलेगा, ठीक है। और जो वेतन होगा और रैंक के हिसाब से ही आपको पता होगा कि आपका काम क्या है, यानी किस प्रकार का आपका सैन्य दायित्व पूरा करना है, ठीक है।
और उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा पेमेंट। लेकिन भूमि स्वामित्व अधिकार कुछ भी नहीं था। यस सर। ठीक है, तो मनसबदार हो गया, मनसबदार प्रणाली। उसके बाद आगे देखिए, कि मनसबदारी व्यवस्था एक बार पढ़ लीजिएगा, मनसब स्पेशली पढ़ लीजिएगा। विजयनगर से बहुत ऊपर ऊपर क्वेश्चन आता है, चारों वंश के बारे में जरूर देख लीजिएगा। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में से सकती है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको यूपीएससी खूब सारा पूछा है विजयनगर के बारे में। ठीक है, तो ये बोला है कि नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की जो महिलाएं थे किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था इसमें। कुश्ती में थी, ठीक है, ज्योतिषी थी, ऑडिटिंग जानती थी, लेखांकन करती थी, भविष्यवाणी भी करती थी। इस सब यहाँ पे महिला सशक्तिकरण का कोई जरूरत नहीं था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कंदरिया महादेव मंदिर जो पंचायतन शैली में बना हुआ है किस राजवंश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका चंदेल राजवंश के अंदर। ये आपको कहाँ पे मिलेगा ये भी पूछता है, बताइए कहाँ मिलेगा। यूपी में। एमपी में मिलेगा, खजुराहो में। अच्छा। ठीक है, पंचायतन शैली में निर्मित है ये मंदिर। और ये लगभग तकरीबन बना हुआ है 1000 बीसी से जस्ट पहले, यानी 9900, मतलब 999 बीसी में बना हुआ है। ठीक है, बीसी में बना नहीं, एडी में बना होगा, बीसी में क्यों बनेगा भाई। किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में हौज सुल्तानी या राजा का जलाशय, देखिए जलाशय वाला से नाम है, आपको कहाँ जाना है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जब हौज सुल्तानी बोले तो अलर्ट रहिएगा कि हौज सुल्तानी ये सब चीज बनवाया है इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, कौन बनवाया है, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया है। नहीं तो हम लोग टिक करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ऑप्शन है पहला, क्योंकि हम लोग को क्या लगता है कि तालाब बनाने का काम कौन किया, ये फिरोज शाह तुगलक, नहीं तो ये इसके पहले मोहम्मद कौन थे, बिन तुगलक। गौसुद्दीन तुगलक। हाँ वो भी बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक भी सिंचाई विभाग बनाया। तो हम लोग का ध्यान वहीं जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा महरौली में। महरौली मतलब दिल्ली में, महरौली। ये भी नहीं चल रहा है ठीक से, कोई नहीं। गजनी का सुल्तान, गजनी का जो सुल्तान है महमूद, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वो राजा भोज के समकालीन थे। देखिए पहला बात कि राजा भोज के समकालीन नहीं थे, बल्कि राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ठीक है, मतलब उन्हीं के कंटम्परेरी बोलते हैं ना, जिसने उसे एक अभियान में पराजित भी किया था। ठीक है, और गजनी के सुल्तान महमूद वो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था। बिल्कुल आपको पता होगा 1027 एडी का वो अटैक। ठीक है, को नष्ट करने के लिए ही जिम्मेदार था। 12 के बाद 13 नंबर में आइए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने, क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे। ये सब बोल रहे थे कि ये जो सोमनाथ मंदिर को 1025 में किया। अच्छा 1025 27 नहीं। हाँ 1027 में जो उनका अंतिम विरोध था ना जाटों के विरुद्ध, वो। हाँ अच्छा 1025 में, 27 में नहीं, ठीक है। और अंतिम जो था वो 1027 ना, जाटों के विरुद्ध। 1027 और किसके वर्सेस जाट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पुर्तगालियों को भटकल में किला निर्माण की अनुमति दी थी। तो ये दिया गया था कृष्णदेवराय को। ठीक है, कृष्णदेवराय को दिया गया था पुर्तगालियों को भटकल में किला निर्माण की अनुमति मिली थी कृष्णदेवराय को। ठीक, कृष्णदेवराय किस नगर से संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, और स्पेसिफिक बात करें तो तुल्लु वंश से। इस इंसान के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। इनके दौरान कौन विदेशी यात्री आए थे, इनके नहीं, मतलब विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन विदेशी यात्री है, सब पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में बात करें तो पहला देखिए, कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन में स्थित हम्पी
कोई साम्राज्य की प्रमुख केंद्र माना था, बिल्कुल हम्पी ही तो उसका कैपिटल था। तो प्रमुख केंद्र होगा ही किसी भी देश का कैपिटल। इसकी राजधानी हम्पी को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिला है। तो ये दोनों बात ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा इसको मिला हुआ है। ठीक। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में देखिए। हुंडी 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 मतलब एक्सचेंज। ठीक है, हुंडी मतलब एक्सचेंज। यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हुंडी क्या होता है। आज के डेट में समझिए, एक तरह से चेकबुक समझिए या बॉन्ड पेपर जैसा समझ लीजिए कि आप उसके बदले एक्सचेंज कर रहे हैं। चेकबुक ही समझिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में, कब, जब 17th सेंचुरी हुआ, उस समय भारत आने वाले किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारो बाजार लिखा, बंजारा लिखा, बंजारो लिखा, व्यापार में उनकी भूमिका का वर्णन किया है। तो ऐसा काम किया था पीटर मुंडी। ठीक है, ये ना स्पेशली इंडियन जो हमारा सोसाइटी है ना, उसके बारे में लिखा था और वहीं पे बंजारों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक, पीटर मुंडी के बारे में। उसके बाद देखिए, वह एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और अद्वैत के प्रबल समर्थक थे। अद्वैतवाद, वो मत जो मानता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, दोनों ही क्या परम सत्य है। तो ऐसा किसने बोला था? तो शंकराचार्य जी ने बोला था। ठीक है, किसने बोला? शंकराचार्य ने बोला। और ऐसे भी हम लोग 5 को मत पढ़ते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। तो ये अद्वैतवाद के फाउंडर भी है और इनका जो जन्म हुआ है, जन्म जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? केरला के अंदर हुआ है। ठीक है, और ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा क्या है? एक है। ये कोर चीज याद रखिएगा। पहला, कि अद्वैतवाद के फाउंडर है और इनका जो थ्योरी है वो कहा कि आत्मा और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं, यानी एक ही है। ठीक, ये वो चीज हमको और याद आ रहा है, जैसे रामानुजाचार्य है ना, तो राम जी कैसे थे? विशिष्ट थे। तो ये होगा विशिष्ट द्वैतावाद। विशिष्टावाद। और एक ठीक है, तो विशिष्ट याद रखिएगा। द्वैतवाद उसका वल्लभाचार्य 5 फाउंडर हमको याद नहीं आ रहा है। ये 5 नाम रहता है, देख के बताए क्या? यस कि देख के नहीं, हम आपको अपडेट कर देंगे, फोटो खींच के भेज देंगे, 5 नाम याद कर लीजिएगा। ट्रिक द्वैताद्वैतवाद बताइए। का निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य। Yes, sir. रुक जाइए 1 मिनट। द्वैतवाद हो गया निम्बकाचार्य। Yes, sir. शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य। शुद्धा, ठीक, इसको ट्रिक से हम बता रहे कुछ चीज। जैसे ये निम्बकाचार्य है ना, द्वैताद्वैतवाद, कैसे याद किए थे? जैसे नींबू को 2 भाग में, जैसे बोलिए कि बोलिए। द्वैताद्वैत ये 2 बार में नींबू है तो 2 रुपए में हाँ, नींबू। वही हम भी बता रहे थे। हम 2 बार द्वैताद्वैतवाद और नींबू को 2 बार फाड़े, तो याद रखिएगा। और राम जी कैसे? विशिष्ट पढ़ानी है हाँ। तो राम जी विशिष्ट होगा, उनमें कुछ याद नहीं करना, 2-3 और जो सुधा द्वैतवाद है ना, तो सुधा जो दूध होता है और वल्लभाचार्य यानी कि बिल्ली उसे याद कीजिए। बिल्ली 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 से याद रखिए वल्लभाचार्य, क्योंकि हाँ सही है, सुधा बढ़िया द्वैतवाद बढ़िया। हाँ। कैसे भी हम हमारा काम याद कर लेना है। यस सर। द्वैतावाद का माधवाचार्य। द्वैतवाद होता द्वैतावाद है हो गया उनका माधव। माधवाचार्य। उसके बाद आगे देखिए, इसने भगवान की भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा। भगवान की भक्ति को व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ा। ठीक, इसके अलावा इसने मुस्लिम विद्वान द्वारा लागू किए गए जो कठिन रीति रिवाज है और जटिल नियम है, उसको क्या कर दिया? उसको नकार दिया था। ठीक है, ये सारा चीज हो रहा है सूफीवाद के अंदर। ठीक है, सूफीज्म के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है? सब गाना बजाना सब चल रहा है सूफीज्म में। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद आगे देखिए, 18 के बाद हम लोग चलते हैं 19 की तरफ। एक तरफ से अच्छा है कि टेस्ट में सब क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है एटलीस्ट रिवाइज हो जा रहा है।
सर। उसके बाद देखिए जो जिक्र है ये हम पहला बार आ रहा है। किसी नाम या पवित्र मंत्र का जाप करना, उसका मतलब होता है जिक्र। और रक्स का मतलब होता है नृत्य करना, ठीक। रक्स मतलब होगा नृत्य। तो ये दोनों चीजें याद कर लीजिएगा, आपको भी नहीं पता होगा उम्मीद है हमको इस बात का। एक होता है पीर। पीर हुआ, पीर मतलब गुरु का मार्गदर्शन, ठीक। एक प्रथा चलता है इस्लाम धर्म के अंदर, पीर मुरीद प्रथा, ठीक है। तो पीर मतलब होते हैं गुरु और मुरीद मतलब हुआ छात्र, ठीक है। और इस प्रथा का ना विरोध करते हैं सर सैयद अहमद खान, अच्छा। ठीक है। तो उससे रिलेट करके याद रखिएगा। अरे जैसे पीर का नाम नहीं सुनते ऐसे, जैसे कोई भी फेमस जगह होगा वहां पे होगा पीर। यस मैम। जैसे वैशाली के अंदर एक जगह है अनजान पीर, तो वहां पे यही एक है। तो उसी पे उसी नाम पे रखा गया ये चीज। अच्छा। उसके अलावा देखिए फनम। फनम जो शब्द है वो क्या होता है? फनम आप शब्द पहला बार सुनी होंगी। तो ये एक प्रकार का सिक्का है, ठीक है। फनम एक प्रकार का क्या सिक्का है। और ये विजयनगर के टाइम में है। और ये जो सिक्का होता था ये सोने का सिक्का होता था, या तो सोना का होगा, ठीक है, या तो सोना का होगा या चांदी का होगा, ठीक है, या तो गोल्ड होगा या तो सिल्वर होगा, ठीक। और ये किसके टाइम में आपको मिलेगा? तो विजयनगर के टाइम में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तुगलक वंश के दौरान लगाए गए कुछ करों की बात करते हैं। तुगलक वंश के दौरान कुछ कर लगाया गया है, जैसे खम्स। खम्स होता था तो जो युद्ध में लूटा धन है ना, उस पर लगाया गया जो कर होता था उसको बोलते थे खम्स। और ये 1/5 होता था, ठीक है। कितना होता था? 1/5। लेकिन दो शासक ऐसे हुए, एक अलाउद्दीन खिलजी और एक एक मोहम्मद बिन एमबीटी। तुगलक, हाँ। एमबीटी। इन दोनों के टाइम में जस्ट इसका उल्टा था। 4/5 ये लोग अपने पास रखता था और 1/5 जो है दे दिया जाता था, बस। सैनिकों को। यस। हाँ। उसके बाद जक़ात देखिए, जजिया देखिए। देखिए जक़ात जो होता था ना वो मुस्लिम से लिया जाता था। लिया जाता है क्या? अभी भी लिया जाता है। और ये आपको 2.5% देना होता है, ठीक है। साल में एक बार देना होता है, आई थिंक ईद के टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो जक़ात मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम में सब आ गया मुस्लिम छोड़ के, पर लगाए जाने वाला अनिवार्य कर था जो आमतौर पर बचत पर लगाया जाता था, ठीक है। बचत पे तो लगाया जाता था उस पे, जक़ात में। बचत का बात नहीं था, ये अनिवार्य रूप से लिया जाने वाला कर था। हाँ, बचत वाला बात भी गलत है इसमें। नॉन मुस्लिम पे लगा रहे हैं, इतना उदार होंगे ऐसा आप लोग को उम्मीद लगता है? 18वीं शताब्दी के दौरान खालसा खालसा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने पंजाब में मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली दोनों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, ठीक है। खालसा मतलब इसकी स्थापना मेजर रूप से देखिए तो जो 10वें गुरु थे उनके बाद कौन है? एक आए थे ना जो राजनीतिक रूप से इसको बढ़ावा देना है, जिनको फांसी भी दे, बंदा बहादुर। तो उन्हीं के द्वारा ही किया गया। 18वें खालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। पंजाब में मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली दोनों को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया इसने। उसके अलावा 1765 में खान बहादुर खान के लेख वाले सिक्के के समान सिक्के जारी कर स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए ये लेख बहादुर नहीं या खान बहादुर नहीं, बल्कि बंदा बहादुर के समान सिक्के जारी कर आपकी स्वतंत्रता आवाज की बहुत घोषणा की। ज्यादा कट रही है। मेरी आवाज ही कट रही है। नहीं आराध्या, मेरे तो साइड नहीं से सही आराध्या, आ रही है। आ रही है सर की अच्छे से। मेरे साइड से ही शायद है क्या, मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ, एक बार देख फ्लाइट लीजिए। मोड ऑन कर लीजिए आराध्या। हम लोग सच में कैसे डिजिटल इंडिया होंगे ऐसे? कभी हमारे यहाँ नहीं चलता है, कभी उनके यहाँ नहीं चल रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए खान बहादुर खान नहीं बल्कि बंदा बहादुर के लेख वाले सिक्के के समान सिक्के जारी कर स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक। तो ये ठीक है, ये नहीं। 22 के बाद 23 में आइए। ये जो युद्ध है राक्षस तंगरी का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध? राक्षस जो तंगरी का युद्ध है उसको एक अन्य नाम से बोलते हैं, उसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। और ये हुआ था 23 जून को 1565 में हुआ था, ठीक है। डेट भी अगर याद रखिए चाहिए तो याद रखिए 23 जून को। ठीक इसी दिन हुआ था प्लासी, लेकिन 1757 में, ठीक है। इसमें
जो उस साइड पे मतलब बहमनी साम्राज्य के 4 लोग शामिल थे, कौन नहीं था वो याद करिए। तो इसके अंदर बराड़ नहीं शामिल हुआ था, ठीक है, बराड़ जो है नहीं शामिल हुआ था। उसके बाद देखिए, इसको बन्नी हट्टी का भी युद्ध बोलते हैं, ठीक है, राक्षस तंगरी के साथ बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध बोलते हैं। राक्षस तंगरी के मैदान में हुआ था, इसलिए राक्षस तंगरी के युद्ध भी बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं, थोड़ा तेजी से करते हैं क्या, आराम आराम से बहुत हो गया। कृष्णदेव राय के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो वह सालू वंश से संबंधित है। देखिए, सालू वंश से नहीं, तुल्लु वंश से संबंधित है। हम लोग पीछे भी इसके बारे में बात की अभी। तुल्लु वंश से संबंधित है और इनका जन्म 1471 में हुआ था, ठीक। और उन्हें सबसे बड़ी सैन्य सफलता 1520 में रायचूर की लड़ाई में मिली थी, ठीक है, रायचूर की लड़ाई में मिला था। ये जो रायचूर का लड़ाई हुआ था, जो दक्कन थे ना, दक्कन थे, उनके विरुद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, गुलाम वंश का संस्थापक। वो उत्तर भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम शासक था जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, तो ठीक बात है। उसकी असाधारण गारता के लिए उसको लाख बख्श कहते थे, लाखों में दान देता था इसलिए उसको बोलते थे लाख बख्श। इसके अलावा कुरान बहुत अच्छा से गाता था, इसको इसलिए उसको क्या बोलते थे, उसको कुछ बोलते थे, कुरान बहुत अच्छा से गाता था, कुरान खा, अच्छे से। ठीक है। और ये भी गुलाम था। 1208 में ये दास्ता से मुक्त होता है, ठीक है। और 1210 में पोलो खेलते हुए, मतलब सिमिलर टू पोलो, उसमें इसका डेथ हो जाता है, ठीक है। और इसका जो कैपिटल रहता है वो लाहौर ही रहता है। अपने नाम का सिक्का नहीं जारी किया, अपने नाम का कभी भी सिक्का जारी नहीं किया, ठीक है, क्वाइन नहीं जारी किया। उसके बाद आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्के, एक का नाम है चांदी का टंका, ये भी याद रखिएगा, किसका टंका, तो चांदी का। और तांबे का क्या, जीतल, ठीक है, तांबे का जीतल। ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया। इसका टाइम पीरियड देखिए 1211 से लेकर 1236 के बीच में। एक ससगनी भी देता है, वो भी चांदी का ही होता है। ससगनी, हाँ, ससगनी सिक्का भी देता है, ये वाला ससगनी ना, ससगनी सिक्का भी, ये भी किसका होता है, चांदी का रहता है, चांदी का, ठीक। उसके बाद देखिए, और ये सारा ऑप्शन आपका खाली खिल्ली छोड़ के सब आपका दिया गुलाम वंश का है। लोधी वंश के किस शासक ने गौर, इस टाइप से भी नोटिस करिएगा कि अच्छा अगर हमको नहीं आ रहा है तो 3 ऑप्शन, मतलब 3 ऑप्शन एक ही करीब में दिया तो ज्यादा चांस होगा कि इसी डायरेक्शन में जाएगा। लोधी वंश के किस शासक ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगाया था, तो ये काम किसने किया था, ये काम किया था सिकंदर लोधी ने, ठीक है। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, ये काम किया था। और देखिए, इसको याद करने का वो ट्रिक बताते हैं, BSNL। एक तो हो गया आपका बाद, पहले कौन है, बहलोल लोधी, दूसरा हो गया सिकंदर लोधी, और तीसरा तो नाम याद ही रहता है ना, इब्राहिम लोधी, जिसके हुआ पानीपत का युद्ध। तीसरा वाला सिकंदर लोधी 1504 में जो आगरा आपका शहर है, आज का आगरा, वो बनवाया था, ठीक है। और ये बनाने का पीछे पर्पस था कि दोनों ही जगह नजर रख सके, इसलिए बनवाया था। अरे इन लोग का, अरे किसी भी चीज को करने के पीछे कोई ना कोई तो पर्पस होता ही है ना, तभी ना करेंगे, तो क्यों ही करा जाए। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग को पता हो कि हमारा सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छे पोस्ट पे, हमको कोई काम नहीं, तजिया निकालने से बंद करवा दिया था, तजिया निकलवाना। क्या बना, तजिया निकलवाना बंद कर दिया था, अच्छा, मुहर्रम वाला। मुसलमान और ये भी चीज हुआ, और ये जो यहाँ पे जाते हैं क्या बोलते हैं, मजार पे जो स्त्री जाती है उसको बंद कर दिया, तजिया नहीं निकलेगा। ये है ना, गुलरुखी नाम से भी कविताएं लिखता था। हाँ, ये गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक। बहादुर शाह जफर नाम से। और सर इसने जकात कर समाप्त किया था, जो कि अनाज पर लगाया जाता था। क्या समाप्त किया था, जकात कर ये समाप्त कर दिया था, ये लगता था अनाज पर। अनाज पे लगने वाला कर था ना, भूमि के ऊपर मापन के लिए, लेकिन जकात गज सिकंदरी लाया था।
भूमि के वो तो याद मातृ रहता है नाम से ही, नाम से ही वो उनका याद रहता है। हाँ अधिकतर गज जो भी लिखी है सिकंदरी। ना उनके नाम से ही रहता है, समझिए। हाँ वही ठीक रहता है कि कम से कम नाम भी याद रहे, नाम कंफ्यूजन तो नहीं हो। यस सर। करने वाले तो करके चलेगा, वो हम लोग याद करते रहे उसको जिंदगी भर। उसके बाद आइए सारे पोस्ट पर। जैसे आरिज ममालिक का पोस्ट है, तो आरिज ममालिक मतलब युवा सेना। कौन सा चीज? सेना। यानी पूरे देश का सेना का प्रभारी कौन होता था? तो आरिज ममालिक, ठीक है। आमिर आकुर, आकुर मतलब हो गया घोड़ा, ठीक है। घोड़ा देखिए, घोड़े आमिर का आकुर हो स्वामी। गया घोड़े का स्वामी। अमीर तुजुक, तुजुक कहने का मतलब कोई भी समारोह हो रहा है तो उसको कैसे कंडक्ट करना है बढ़िया से, तो समारोह का संचालक। इसके अलावा आमिर, आमिर कहने का मतलब एक अधिकारी होता था जो कमांडर हुआ, तीसरा ठीक है। सर्वोच्च। तीसरा सर्वोच्च अधिकारी ग्रेड। इसके बाद देखिए सैयद वंश, सैयद वंश के बारे में कुछ मत पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, यही बुक पढ़िएगा बस। सैयद वंश के इतिहास पर लिखा गया तारीख है मुबारक शाही किसने लिखी थी? तो यहिया बिन अहमद सरिंदी, और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी एग्जाम में। ज्यादा कुछ डिटेल है भी नहीं सैयद वंश के बारे में, बस इतना याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई वंश था। 1 मिनट का टाइम दीजिए। गर्मी हो गया लेकिन बहुत ज्यादा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में देखिए, सैयद वंश के बारे में यही पढ़ लीजिएगा, उसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा बहुत है। तुगलक वंश के बारे में देखिए, काजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, काजी मलिक ही है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान कोई, फिरोज शाह तुगलक नहीं, एमबीटी काम करवाया था, ठीक है। दीवान कोई नामक एक नया विभाग बनवाया था, ठीक है। उसके बाद और कुछ इसमें जानने जैसा तो नहीं है, तो अगले चलते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू किए गए बाजार नियम के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा युग सम्मिलित है? देखिए, वरीद जो होता था ना, वो खुफिया अधिकारी होता था, ठीक है, या एक तरह से जासूस कह लीजिए, तो एक ही बात है। मुनयाहान ये हो गया गुप्तचर, ठीक है। स्पेशली इसको ने डिजाइन किया गया था ताकि जो मार्केट है उस पर नजर रखे, और उसमें भी क्या कि रेट उसका फिक्स था, उससे ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए, इसी बात के लिए इसको रखा गया था मुनियान को। सराय अदल, देखिए सराय अदल मतलब जो कपड़ा होता था ना, कपड़ा का व्यापार, उसके लिए होता था। सराय अदल मतलब वस्त्र बाजार, इस पे भी। और अलाउद्दीन खिलजी का समय महंगाई पूरा नियंत्रित था, ठीक है, सिर्फ डर से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने शक्ति के चरमोत्कर्ष पर उन्होंने 12 साल तक आगरा और 5-6 साल तक मालवा के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उसके पास एक बड़ी सेना भी थी, उसके पास बहुत सारा धन था, और उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा तक, ठीक है, यानी दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। तो ये बात किया जा रहा है किसके बारे में? सवाई जय सिंह के बारे में, ठीक है। सवाई जय सिंह के बारे में ये बात किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक इनका क्षेत्र था? दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया? अब सिंपल बात है, तुगलकाबाद होगा तो कोई तुगलक के वंश का, ठीक। तो गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था ये काम। सिकंदर लोदी का मकबरा में सबसे पहले कौन से वास्तु शिल्प नवाचार प्रस्तुत किया गया था? जो दोहरा जो गुंबद है ना, दोहरा गुंबद इसी के टाइम में मिला था, सिकंदर लोदी के ही समय पे। कौन सा कथन जो है सरिया शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
देखिए सरिया शब्द पूछने का संभावना तो नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ये मुस्लिम समुदाय के आचरण और प्रशासन को नियंत्रित करने वाले धार्मिक और कानूनी ढांचे हैं। ठीक, धार्मिक और क्या है, कानूनी ढांचे। क्या क्या 5 को चीज होता है, कुरान, हदीस, क्यास, इजमा, कोई है जो बता सकते? फैज है? नहीं, उसको पता होता बेहतर। लिंगायत आंदोलन, देखिए पहला कि कर्नाटक के क्षेत्र में आपको मिलेगा। इन्होंने जाति प्रथा को ठुकराया, ठीक बात है। पुनर्जन्म में अविश्वास प्रकट किया, ये बात ठीक है, लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। सावों को दाह संस्कार करने का साथ उन्हें दफनाने की परंपरा अपनाई गई है। ठीक है, यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के कर्नाटक के ब्राह्मण मंत्री बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसके द्वारा, बसवन्ना के द्वारा शुरू किया गया था और 12वीं शताब्दी में है। ठीक है, और ये किसके हैं? तो बसवन्ना जो है चालुक्य शासक विजय राय, उनके ये मंत्री थे। ठीक है, चालुक्य शासक जो विजय राय है उनके ये मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पीर, पीर मुरीद अभी हम लोग बात की है। पीर मतलब हो गया क्या? गुरु, और मुरीद मतलब हो गया शिष्य। अब देखिए पीर मतलब हो गया कौन सा? आध्यात्मिक गुरु या मार्गदर्शक। तो ठीक है, यहीं पे लिख देता ना साइड में, क्या गंदा किया जाए। पीर हो गया, और संत, सूफी संत का शिष्य हो गया। ठीक, सूफी संत का जो शिष्य हो गया उसको बोलते हैं मुरीद, यही सामने सामने लिखा है। संत की पुण्यतिथि, जो संत की पुण्यतिथि उसको बोलते हैं उर्स। इससे पहले हम लोग किसी सेट में पढ़े हैं इस टर्म के बारे में ना? नहीं हमको ध्यान है, हम पढ़े हैं। नहीं नहीं, हम ही पढ़ा है किसी न किसी चीज में। जियारत, संतों की दरगाह की तीर्थ यात्रा। ठीक है, यार। ये दोनों टर्म याद कर लीजिएगा। और पीर मुरीद तो अभी हम आपको बताएं, संतों की दरगाह की तीर्थ यात्रा, जियारत। ठीक, उसके बाद आइए राज्य और उनके संस्थापक, जैसे अवध है तो अवध के संस्थापक कौन? शहादत खान। ठीक, बंगाल के अलवर्दी खान नहीं, बंगाल के मुर्शीद कुली खान। ठीक है, मुर्शीद कुली खान। और हैदराबाद के तो असफ शाह, असफ जा। ठीक है, इसी को चिनकुलिज खां भी बोलते हैं। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, और इसी को बोलते हैं चीन कुलिज खां, असफ जा को। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। अब निकोल कोंटी, देखिए ये जो है ना, इसको तो याद ही कर लीजिएगा। जिसमें हमको याद रहता है कि अब्दुल रज्जाक किस में आया? देवराय द्वितीय के समय आया था, कि मतलब हमको बहुत टाइम से याद है इस चीज के बारे में। उसके अलावा याद रखिए कि निकोल कोंटी है वो देवराय प्रथम के टाइम में आया था। किसके टाइम में आया था? देवराय प्रथम के टाइम में। बारबोसा जो है कृष्णदेवराय के टाइम में आया था, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा डोमिंगो प्यास। ठीक है, उसको डोमिनोज पिज्जा से याद रख लीजिएगा, वो भी याद हो जाएगा। और मुनीर जो आया था अछूत राय के समय में आया था, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, बारबोसा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहमनी शासक एक कुशल भाषाविद और कवि के रूप में जाना जाता था? कौन सा जो शासक था? तो ये जाना जाता था फिरोज। ठीक है, कुशल भाषाविद भी था और कवि के रूप में भी जाना जाता था, तो फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान फिरोज लिख दिया खाली। बैरम खां के बारे में आइए, बैरम खां किसका संरक्षक था? अकबर का। तो अकबर ने बैरम खां को खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था, तो ये बात ठीक है, और ये अकबर का संरक्षक ही था। हाँ ठीक है, खान बाबा क्या बोलते दिक्कत हो थे गया? सर, खान बाबा। खान खाने बाबा, खाना तो रहीम को बोलते थे, खाने खाना रहीम को। नहीं नहीं, बैरम इनको खान, उपाधि से एक मिनट, उपाधि लिखा खान हुआ ये चीज। हाँ, खाने खान खाना की बाबा, उपाधि खान इनको दिया बाबा, गया था। खान बाबा खान पता है बाबा तो किसको बोलते बोलते थे? जैसे। यात्री जहांगीर को बोलते थे। ओके। हाँ, और ये जो है ना, ये बैरम खां, तो बैरम खां को खान ए खानम का उपाधि इन्होंने दिया था, अकबर। और ये खान बाबा तो अपने बेटे जो जहांगीर उनको बोलते थे ना। पता नहीं, मैंने पढ़ा था हाँ, कहीं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। हम कंफर्म में खाने खाना बोलते हैं। ये ओके खाना सर।
अकबर ने बैरम खां को खाने खाने की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। और बैरम खां ही उसका क्या था, कमांडर इन चीफ, ठीक है। और मेन जो पहला युद्ध लड़ा था, तो लड़ा तो वास्तव में यही था, बस अकबर का नाम है। बैरम खां को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त के समय खाने खाने की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये भी बात ठीक है कि बैरम खां को साम्राज्य के वजीर के रूप में नियुक्त के समय खाने खाने की उपाधि दी गई थी, ठीक है। रीजन में नीचे लिख ही दिया, दोनों का दोनों क्या सही है। और इसके लिए हम ट्रिक वही बनाए हुए बादशाह, जो आपको पूरा टाइम पीरियड है, कभी अरेंज करने में काम आ जाए, वैसे तो याद रहता है। उसके बाद देखिए, और ये जो बैरम खां था ना, ये हुमायूं का जो था, हुमायूं का एक अधिकारी के रूप में था, ठीक है। और बैरम खां को राजाओं का राजा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, राजाओं का राजा। राजा। फिर ट्रिक क्या लिखे तो हैं आप? हुमायूं की जो मृत्यु हो जाती है, लिख तो दे इनका एज 13 साल था ना, तब उनको हाँ, गद्दी पे बिठाया जाता है। हाँ, वो सोचता है क्या बच्चा है, क्या करेंगे, तो हो गया होता ना। आज हम लोग अकबर के बारे में पढ़ ही नहीं रहे थे। बादशाह लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। देखिए, ओके सर, बाबर हो गया, लिखिए। हुमायूं हो गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अच्छा, और एज क्यों आ गया, लास्ट होने जो औरंगजेब, ठीक। जैसे भाजपा होता है इसी बादशाह से याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए, विजयनगर शैली के बारे में बात करते हैं। विजयनगर शैली के स्तंभ के बारे में बात करें तो सबसे अधिक किस जानवर का दिखेगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा घोड़ा। क्या दिखेगा, घोड़ा दिखेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए, किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपि के स्थान पर चित्रकला के एल्बम और व्यक्तिगत तस्वीर के स्वरूप की तरजीह की है, तो ये काम किया है आपका जहांगीर, ठीक है। किसने किया है, जहांगीर जी के द्वारा। और कहाँ कहाँ फोकस रहता था, तो वैसा चित्र बनवाया जाए जो रियल हो, ठीक है। और इसके अलावा पशु पक्षी का और नेचर का भी चित्रण रहता था इसके टाइम पर। अब इसके अलावा आपको इसको अरेंज करना है, जैसे पहला युद्ध है आपका चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 के अंदर। कहाँ चला गया पेज, 1500, एक मिनट, कब हुआ, 1539 के अंदर। फिर देखिए, चंदावर का जो युद्ध होता है वो 1194 में होता है, ठीक है। किसके किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, ठीक है। उसके अलावा खानवा का युद्ध, तो खानवा में आप ऐसे ही याद रखिए, पानीपत हो गया, फिर खानवा हो गया, फिर चंदेरी हो गया, चल घर घर, फिर घाघरा हो गया ना लास्ट में। 1530 तो ये आपका, हाँ ये आपका 1527 में हुआ। उसका तो हर साल युद्ध हुआ, 15, 26, 27, 28, 29, 30 में काम ही खत्म हो गया। तो बाबर वर्सेस मेवाड़ के राजा के बीच में हुआ, ठीक है। अब इसको अरेंज करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, 1194, फिर 1527 और फिर 1539। उसके बाद आगे देखिए, उन्होंने अपना धार्मिक किसके बारे में लिखा है, उन्होंने अपना धार्मिक संप्रदाय स्थापित करने से पहले रामानुजा की शिक्षा का पालन किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शिक्षाओं को संप्रेषित किया, यानी कंपाइल करके स्थानीय भाषा का उपयोग में प्रोत्साहन दिया। और भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति कबीर उनके शिष्य में से एक थे। तो ये सब जो थे रामानंद के बारे में बात किया गया, ठीक है। रामानंद के बारे में बात किया गया। क्या क्या, एक बार फिर से देखिए, अपना धार्मिक संप्रदाय स्थापित करने से पहले रामानुजा की शिक्षा का पालन किया, आध्यात्मिक शिक्षा को लोकल लैंग्वेज में कंपाइल करवाया। लोकल लैंग्वेज में कंपाइल करने का यही मतलब होता है कि आप एक बेहतर समझ डेवलप कर पाए, ठीक है। मान लीजिए कि हमको हिंदी बेहतर आता है तो हिंदी में ही कंपाइल करवाए, अगर ज्यादा मेजोरिटी को आता है। कम मेजोरिटी को इंग्लिश में आता है तो क्यों ही हम अपना ज्ञान बढ़ा रहे कि कोई पढ़ ही ना पाए, ठीक है। और इसके अलावा एक प्रमुख व्यक्ति कबीर उनके शिष्य में से एक है। तो ये सारा चीज किसके बारे में, रामानंद के बारे में। उसके बाद देखिए, बिंद के उत्तर में तुर्की सल्तनत की स्थापना, अस्थायी स्थापना किसके द्वारा किया गया, बिंद के उत्तर में, तो ये काम किया गया आपको मोहम्मद गौरी के समय में, ठीक है। गौरी के समय में किया गया। उसके बाद देखिए, ये कौन सा विभाग है, उसने सेना यानी जो दीवाने अर्ज है, ठीक है,
उसका पुनर्गठित किया और विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैनात की। ठीक है, दीवाने अर्ज का क्या किया, फिर से पुनर्गठित किया और विद्रोह को दबाने के लिए सेना तैयार की। ठीक, उसने अजमेर और नागौर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रणथंभौर और ग्वालियर पर कब्जा करने में असफल रहा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है बलबन के बारे में है। ठीक है, दीवाने अर्ज से हम लोग गेस कर पाते हैं। अजमेर और नागौर पर कब्जा कर लिया और रणथंभौर और ग्वालियर उससे रह गया। ठीक है, इसके अलावा वो ईरानी प्रथा शुरू किया था, सजदा और पैबोस। ठीक है, इसके अलावा एक फेस्टिवल शुरू किया था जिसका नाम था नवरोज। नवरोज। और उन लोग का एक न्यू ईयर होता है ना, एक पारसी का भी न्यू ईयर होता है, नवरोज होता है। ये नवरोज शुरू किया था। और इसके अलावा रक्त और लौ की नीति दिया था। ठीक है, इसके अलावा वो अपने जो उसका बेटा रहता है उसको बताता है कि क्या बताता है, बता रहे हैं, उसने बताया कि राजा का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अलावा वो जनता के बीच में प्रचलित करता था कि मतलब ईश्वर के बाद कोई है तो वो राजा ही है या सुल्तान ही है। ठीक है, सर इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। हाँ। ठीक है, इसका वास्तविक नाम आपका बहाउद्दीन हो गया। इसके अलावा सुल्तान को मतलब अर्ध दैविक चरित्र इसने प्रस्तुत किया था, मतलब पूछने वाला तो नहीं होता है। हाँ, अर्ध दैविक वही हुआ कि अगर भगवान तो धरती पर नहीं आ सकते हैं तो आएगा कौन? राजा। और इनको उल्लू खां की उपाधि वो दिए थे ना, नासिरुद्दीन मोहम्मद उल्लू खां की उपाधि। मतलब हाँ, उल्लू खां की उपाधि, उल्लू खां की उपाधि। तो ये उसी की तो बेटी से शादी हुआ, उसके बाद फिर से क्या बनता है। और ये मतलब बहुत टाइम तक रहा था। ठीक है, अमीर आकुर के भी पोस्ट पर रहा था ये। रजिया के टाइम में भी था। रजिया को हटाने में मेन अगर कोई इंसान है तो यही है। उसके अलावा अगर ये ट्राइब है जो इलवारी ट्राइब था, यानी जो इल्तुतमिश था ना, वही ट्राइब ये भी था। इलवारी आपका तुर्क हो गया। क्या चीज, क्या बोले आप? इलबरी तुर्क था ना, बलबन। हाँ, बलबन भी इलबरी तुर्क था और इल्तुतमिश भी वही था। और वो भी दास था, ये भी दास था। इसलिए प्रांतों में मतलब ख्वाजा मतलब एक पद का उसने वो किया था जो कि आय मतलब आय और व्यय का आकलन करता था प्रांत के अंदर। हाँ, प्रांतों में जितने भी प्रांत थे उसने ख्वाजा का एक वो पद दिया था, मतलब पदवी बनाया था जो आय व्यय का आकलन करता था। और इसने दीवाने वरीद उसका भी स्थापना, ये गुप्तचर विभाग था, दीवाने वरीद। दीवाने वरीद गुप्तचर विभाग। अमीर खुसरो तो इन्हीं के दरबार में थे ना, कभी अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों। क्या बोली नंदिनी? अमीर खुसरो इन्हीं के उसमें थे? हाँ, इनके दरबार में थे। अमीर खुसरो तो 8 लोगों का दरबार देखा है। ये सर 8 लोगों का पूरा। ठीक, तो बलबन के बारे में हम लोग बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब खुद को ना जिले इलाही मतलब खुदा का प्रतिनिधि कहा था। खुदा का पैगंबर। जिले इलाही बोलिए या नियामत खुदाई बोलिए। हाँ सर, स्वयं को जिले और उसका जो राजत्व था उसको न्यायबत खुदाई कहा जाता था, ईश्वर की छाया। हम लोग बलबन से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। कौन सा शासक था जिसने मतलब स्वयं को पहले राजत्व से जोड़ा था मुस्लिमों में? सर यही था क्या? राजत्व का सिद्धांत दिया था बलबन ने। ये पूरा सिद्धांत ही दिया तो यही लेके आया होगा ना। यही दिया था। हाँ, न्यायबत खुदा यही शायद। खुद को क्या कहता था? अफरसियाज का वंश। हाँ, वो दिखाने के लिए कि हम उस वंश से। फिरदौसी का कोई बुक है, उसी में उस वंश के बारे में उल्लेख किया गया। अब हम लोग को उम्मीद है कि बलबन से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, चाहे और कुछ हो जाए। किसने पहलगामी को रद्द किया था, मतलब खत्म कर दिया था? बस पहलगामी है। हाँ, उसका दमन किया और बनाया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने। और नष्ट इसने किया था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन अभियान
चक्कर अभियान के लिए भेजता उसको था मलिकापुर को। मलिकापुर को, कि- लेकिन इसमें कुछ और किस शासक ने आत्मसमर्पण किया और उसे राय रायन की बाद में उपाधि भी दिया? ये रामचंद्र को क्या किया था इसने? यस क्या किया मतलब रामचंद्र क्या किया था, बाद में इसको नजराना भी भेजना स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना, उसको देना बंद कर देता है। तो मलिक काफूर को भेजता साउथ इंडिया के अंदर, फिर कुछ टाइम देता है और बाद में अलाउद्दीन पिघल जाता है, फिर राय रायन की उपाधि देता है और जो पैसा लिया था वो भी वापस कर देता है। वापस। राजा लोग का सिर पीड़े लोग। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ गए। दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ वारंगल के राय रुद्रदेव का समर्थन करने के कारण 1324 में उलगू खान ने किसे पराजित किया था? तो ये पराजित किया था भानदेव द्वितीय को। ठीक है, और भानदेव द्वितीय कहाँ के हैं? उड़ीसा के रहने वाले हैं और जाज नगर का शासक था ये। अब वारंगल सर आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है आवाज? यस सर आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं किया हुआ होगा। दिल्ली के सुल्तानों के खिलाफ वारंगल के राय रुद्रदेव का समर्थन करने के लिए 1324 में उलगू खान ने भानुदेव द्वितीय को हरा दिया था। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, दिख जाएगा थोड़ा देर में। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान किए गए सुधार के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कृषि के कार्य के विकास के लिए एक नया विभाग शुरू किया था, तो किया था, ठीक है, जिसका नाम था दीवाने कोही। क्या नाम था? दीवान ए कोही नाम था। ठीक है, उसके बाद आइए, उन्होंने चांदी की कमी को दूर करने के लिए टोकन मुद्रा शुरू किया था। ठीक है, तो यही एक रीजन था। और उन्होंने अमीर तुजुक की स्थापना की। देखिए, अमीर तुजुक की स्थापना तो नहीं किया। ठीक है, तो पहला आपका ठीक है, दूसरा आपका ठीक है, तीसरा गलत है। उसके बाद किस सूफी संत की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है? पहले जो 3 लोग हैं ना, ठीक है, इन सब का है दिल्ली के अंदर लोकेटेड। ठीक, दिल्ली में ही है। पहला तो नसरुद्दीन चिराग देहलवी, निजामुद्दीन औलिया, औलिया के नाम से तो कोई स्टेशन भी आपको मिल जाएगा, हजरत साहब तुर्कमान बयाबानी। ठीक है, ये भी है, लेकिन ये जो गज या शंकर जिनका है, इनका आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण के बारे में कौन सा कथन सही है? वो भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल ही नहीं। आओ लूटो जाओ। ठीक, वो पंजाब में गंजबी क्षेत्र के विरुद्ध अभियान चलाना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। 1025 में सोमनाथ पर उसके आक्रमण का उद्देश्य धर्म परिवर्तन करना था, नहीं, सिर्फ वहां से पैसे ले जाना, लूटना था। उसके हमलों का उद्देश्य गजनी के मध्य एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनना था। हाँ, ये रीजन था, गजनी को मध्य एशिया में एक प्रमुख शक्ति बनना था। मध्यकाल में तैमूर का जो भारत पर आक्रमण के समय गुजरात का गवर्नर कौन था? तो गुजरात का गवर्नर उस समय में जफर खान था। ठीक है, और ये जो जफर खान है ना, जफर खान के पास एक उपाधि था, उसको बोलते थे मुजफ्फर शाह। ठीक है, उपाधि बोल ले तो अचीवमेंट लिख लेते हैं, मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह से यहाँ मत लगा दीजिएगा कि मुजफ्फरपुर था। उसके बाद देखिए, आईने 10 साल एक नई भूमि राजस्व प्रणाली थी जो शुरू किया था अकबर के द्वारा। ठीक है, इससे पहले जो शेरशाह सूरी का चला था ना, बाबर हुमायूं तक वही चलता रह गया। ये होता कुछ इस प्रकार का था कि 19 वर्ष में जो औसत उपज हुआ, ठीक है, उसके बेसिस पे कीमत का गणना किया जाता था। उसके बाद आगे देखें, तुजुके जहांगीर किस मुगल सम्राट की आत्मकथा थी? जो भी बुक लिखा गया होगा नेक्स्ट टाइम में जरूर याद कर लीजिएगा। तुजुके जो जहांगीरी है किस मुगल सम्राट की आत्मकथा है? तो जब आत्मकथा हो ही गया तो उसी का होगा ना। शाहजहां के आदेश पर बादशाहनामा किसने लिखा था? तो शाहजहां के आदेश पर बादशाहनामा
मोहम्मद हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का राजकुमारी यानी किंग मेकर कहते हैं। ठीक है, निर्माताओं को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो शाहजहां को बोलते हैं। ठीक है, निर्माताओं का राजकुमार। एगो आपसे पूछे ना किंग मेकर। ठीक है, तो एक जो और होता है अब्दुल्ला, ना, ये सैयद हाँ बल्लभ। हाँ उसी के बारे में बात कर रहे थे हम भी, और- किंग मेकर के बारे में अगर पूछे तो अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला ब्रदर, उनके बारे में बात किया जाता है। मिलेगा, इस क्वेश्चन में भी है। मिर्जा अहमद हैदर दुगलत द्वारा रचित कौन सी फारसी ऐतिहासिक ग्रंथ है जो बाबर और हुमायूं के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है? तो ये आपको मिलेगा तारीख रसीद में। ठीक है, तारीख रसीदी यहीं पे मिलता है। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत, इसके द्वारा लिखा गया। और किस में लिखा गया? फारसी में। फारस मतलब क्या समझती हैं? फारस ईरान मतलब से। फारसी भाषा ईरान, में। हाँ अच्छा, ईरान। ईरान। फारस मतलब ईरान, और फारसी वहाँ का लैंग्वेज हुआ। अब पर्सिया मतलब भी वही होता है, पर्सिया कुछ अलग नहीं होता, पर्सिया मतलब भी ईरान। हम्म, हम्म, देखो फेमस गेम होगा प्रिंस ऑफ पर्सिया, जाके गूगल देखिएगा, गूगल पे देख सकते हैं। पर्सिया मतलब ईरान। किस मुगल बादशाह की आत्मकथा विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृतियों में से एक मानी जाती है? तो ये एक जो माना जाता है किसका? बाबर के बारे में। आत्मकथा जो है विश्व साहित्य में सबसे रोमांचकारी कृति मानी जाती है बाबर के। स्क्रीन चला गया, यस सर। अब इसका क्या किया जा सकता है? सर बोल कर पढ़ लेते हैं। हाँ लगता है ये यही करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आएगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। चलिए, आएगा तो खुद आ जाएगा, नहीं आएगा तो हम क्या ही करेंगे। यस सर। बाबर। अगला देखिए, निम्नलिखित भक्ति संतों, आ जाना चाहिए तो 4 मिनट बस वेट करिए, आ जाएगा। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार करिए। तो पहला देखिए, बोला क्या है कि, अच्छा कहाँ गया क्वेश्चन? जब लोधी वंश का पतन हुआ, किसका पतन हुआ? लोधी वंश का। और बाबर ने जब सत्ता संभाली तब इनमें से कौन उपदेश दे रहा था? तो इस पे उपदेश देने वाले सिर्फ एक इंसान थे, गुरु नानक जी। ठीक है, गुरु नानक जी ही उपदेश दे रहे थे और कोई नहीं दे रहा था। ठीक, देखिए कनेक्ट नहीं हुआ क्या? आ गया स्क्रीन ना? यस सर। ठीक है, तो ये काम किसके द्वारा किया जाए? गुरु नानक जी के द्वारा। और इनका टाइम पीरियड है 1469 से लेके 1539 तक। ठीक, यहीं तक है। उसके बाद देखिए, रजिया ने किसे इथोपियाई सरदार का शाही अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त किया था? बताइए तो जरा। याकूत खान। याकूत खान। शाही अस्तबल का अधीक्षक नियुक्त किया। कहानी तो पता ही आप लोग को ना, रजिया कैसे गुंडों में फंस जाती है। मलिक काफूर को उसके दक्षिण अभियान के बाद मलिक नायब के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, किसने नियुक्त किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन पूछा भी आई थिंक 70 में ऐसा करके। अलाउद्दीन खिलजी को नहीं, ये मलिक काफूर को किसने पूछा था खरीदा था? खरीदा का, नुसरत खान। हाँ नुसरत खान ने। हम लोग सब मार करके आएंगे अलाउद्दीन, हम तो मार किया था अलाउद्दीन खिलजी। हम भी अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पता चला ग्रुप में हम्म, यहाँ ग्रुप में पता चला कि ऐसा ऐसा बात चल रहा है, हम जाके फिर देखे बुक में। अच्छा ये आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। क्योंकि संत निम्बार्क जो है ना, ये पहला बात कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के संत हैं। ठीक है, और अकबर कब आ रहा है? इसका टाइम पीरियड ही 1500 में शुरू हो रहा है। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये हो गया आपका गलत। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से बहुत प्रभावित है, ये भी हो गया गलत, क्योंकि संत कबीर है 15वीं शताब्दी के, और ये भाई साहब हैं कब के? 16वीं 17वीं शताब्दी के। ठीक, सर अकबर के समकालीन ये सब थे, मतलब कबीर और ये कबीर और ये क्या नाम था उनका? मीराबाई, ये सब थे उनके समकालीन। हाँ, ये लोग अकबर के समकालीन है। समकालीन कहने का मतलब बस एक ही एज ग्रुप टाइप का है।
मतलब उस समय में वो लोग हैं। हम्म, कैसा रिलेशन है नहीं है उससे मतलब नहीं है, बस उस समय होने चाहिए। हम्म, एकता देखिए, एकता के बारे में अगर बात करिएगा तो एकता एक ऐसी राजस्व व्यवस्था थी जिसमें नगद वेतन के स्थान पर भूमि से प्राप्त आय का अधिकार दिया जाता था और इसे स्थानांतरित भी किया जा सकता था। ठीक है, क्या कर सकते थे? स्थानांतरित भी कर सकते थे। यूरोप की सामंती जागीर के विपरीत एकताएं वंशानुगत मानी जाती थी। ठीक है, और इनमें भूमि के स्वामित्व का अधिकार भी शामिल होता था। देखिए वहां पे यूरोप का जो सामंती व्यवस्था था इंडिया के सामंती व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, और यहाँ पे एकता कोई वंशानुगत नहीं होता था, जो जितना पावरफुल होता था वही रहेगा। तो ये भी आपका क्या होता था? गलत होता था। ठीक, एकता का शुरुआत किसने किया था? ये प्रणाली का इल्तुतमिश के द्वारा। ऐप सर ऐप में सर इल्तुतमिश शुरू किया था। इल्तुतमिश ने इसका प्रणाली। हाँ, और बंगाल को भी तो एकता में शामिल किया था। उसके बाद देखिए बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी की निम्नलिखित किस पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की स्मृति के बारे में वर्णन किया गया है? तो हसरतनामा में किया गया। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सब बनने जैसा है। शेख निजामुद्दीन औलिया की स्मृति है, हसरतनामा में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में वजीर, ठीक है, किसकी भूमिका? वजीर के बारे में बात करते हैं। वह सुल्तान का प्रमुख प्रशासक, वजीर मतलब आज का मॉडर्न डे पीएम समझिए। ठीक है, आज का पीएम वजीर। वह सुल्तान के प्रमुख प्रशासक और सलाहकार होते थे। ठीक है, जो कभी कभी सैन्य अभियान का नेतृत्व करते थे, लेकिन वह सुल्तान के अधिकार के अधीन ही रहते थे। ठीक है, जैसे आज का पीएम समझिए। विजारत यानी वजीर का पद का शाही कर्मचारी के वेतन या वित्तीय अभिलेख पर कोई नियंत्रण नहीं होता था। आप समझिए आज का पीएम कैसे सारा नियंत्रण होता था। यहाँ पे लिखा कोई नियंत्रण नहीं होता, ऑलमोस्ट नियंत्रण होता था। कुतुब मीनार के बारे में देखिए, कुतुब मीनार परिसर के बारे में। यह प्रारंभिक इस्लाम भारत की धार्मिक और समाधि से संबंधित स्थापत्य संरचना के माध्यम से उसकी वास्तुकला की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। देखिए वास्तुकला श्रेष्ठता में कहीं कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्टार्टिंग में बना है तो प्रारंभिक इस्लामी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समाधि है और स्थापत्य संरचना के माध्यम से उसकी वास्तुकला की श्रेष्ठता बताएगा। तो बात ठीक है। कुतुब मीनार के उत्तर में स्थित अलाई मीनार का निर्माण कुतुब मीनार मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अच्छा, उत्तर में स्थित जो अलाई मीनार है ना, देखिए अलाई मीनार कहिए या अलाई दरवाजा कहिए, ठीक, और ये सब काम करवाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा से ज्यादा समझिएगा कि अलाई दरवाजा क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक, तो ये गलत। कितने लोग आप लोगों से गए कुतुब मीनार? ये दिल्ली कोई रहा है कि नहीं? कौन से समुद्री मार्ग, जिसे समुद्री रेशम मार्ग भी कहा जाता था, जापान को एशिया और मध्य पूर्व के यूरोप से जोड़ता है? तो इसको बोलते थे मसाला मार्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है 70 में, एक बार ध्यान से जाके देखिएगा। ये नहीं पूछा है, पूछा है कि किसमें किसमें ट्रेड होता था। मसाला मार्ग। ठीक, बर्नी ने पुस्तक बाजार को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो किसके द्वारा लिखा गया? तारीख है फिरोज शाही। ठीक है, पुस्तक बाजार को ध्यान में रखते हुए एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है तारीख है फिरोज शाही। निम्नलिखित में कौन से सोहरावर्दी सिलसिला से संबंधित एक प्रमुख मौजूदा कृति है? ठीक है, तो किताब अदब अल मरदीन, ये है सोहरावर्दी सिलसिला से रिलेटेड। उसके बाद आइए इस सबको मिला देते हैं। पहला देखिए, वकील ए मतलब है ना, वकील मतलब को ही बोलते थे क्या? प्रधानमंत्री। और ये सब किस साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं? बहमनी के बारे में। और अमीर उल अमरा जो है यह सेना का प्रमुख कमांडर, बारबेक यह राजा का निजी सचिव, और सरपरदार जो है दरबारी रस्मों का प्रभारी है। ठीक है, याद करिएगा मत, नहीं पूछेगा, सिर्फ एक बार पढ़ लेना ये सब। तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आने का चांस बिल्कुल ही नहीं होता है। यह एक वैष्णव पुष्टि मार्ग, यह जो है एक वैष्णव संप्रदाय है। ठीक है, वैष्णव कहने का मतलब आप लोग समझते हैं, एक सिंपल भाषा बताते हैं। आप
तो इतना समझिए कि एक तो वैष्णव मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले, दूसरा आपके मन में ये दिमाग आया तो कि शुद्ध शाकाहारी, इतने शुद्ध शाकाहारी कि लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इतना जरूर आता होगा दिमाग में। जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, जो भगवान कृष्ण की उपासना करते थे। जब यहाँ लिख ही दिया, ठीक है, भगवान कृष्ण की उपासना करते, यहाँ भगवान विष्णु होगा, कृष्ण नहीं होगा, ठीक। वैष्णव पुष्टि मार्ग ने पुष्टि मार्ग में औपचारिक दीक्षा को ब्रह्मा संबंध कहा जाता था, ठीक है। औपचारिक जो दीक्षा है उसको क्या कहते थे, ब्रह्मा संबंध कहा जाता था। पुष्टि मार्ग में जप, नाम, स्मरण उपासना का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। नहीं, उपासना का सबसे अच्छा तरीका जो होता था उसको बोलते सेवा पूजा। क्या बोलते हैं, सेवा पूजा। किसी भी धर्म में यही है, आप नाम जप ही करिए, यानी मतलब प्रभु का नाम करिए, और आप जाके सेवा ही नहीं करिए, कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर थोड़ी होगा। प्रसिद्ध शैव सिद्धांत ग्रंथ शिव ज्ञान बोधम के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है मकंदर। हाँ, कंदर। देखिए ऊपर ऊपर पढ़ लीजिएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह वर्ष 1318 में नहीं, 1318 नहीं बल्कि 1311 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वैज्ञानिक विधि से निर्मित गुंबद को दर्शाने के लिए बनवाया गया था। तो ये बात ठीक है, मतलब ठीक नहीं है, ईस्वी छोड़कर सब ठीक है। यह पहला स्मारक था जिसने वास्तविक और प्रमाणिक इस्लामी वास्तुकला के प्रभाव को स्पष्ट रूप से क्या किया है, दर्शाया है, ठीक। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली के बारे में बात करते हैं, करें तो देखिए अकबर के शासन से पहले मुगल साम्राज्य प्रणाली नहीं थी। तो यही बात है, जो शेरशाह सूरी का चल रहा था वही तो दोनों लोगों ने फॉलो किया था, बाबर ने भी और हुमायूं ने भी। और ये लोग करते कब, इनके पास टाइम ही कहाँ था करने के लिए। अब बाबर आया 1526 में, 1530 में चला गया, ठीक। हुमायूं आया 30 से 40, इतना उठा पटक का दौर रहा, तो उसमें काम क्या होगा, कुछ नहीं। फिर 40 से 45 आया, फिर मर गया, इसमें होगा क्या, कुछ नहीं। लेकिन अकबर का जहां पर स्टेबिलिटी नहीं होगा कोई काम हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो अकबर के शासन से पहले मुगल साम्राज्य में भू राजस्व की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली का अधिकार अधिकांशतः शेर शाह सूरी द्वारा निर्मित व्यवस्था पर आधारित था। देखिए आधार तो बिल्कुल यही था, शेर शाह सूरी वाला, ठीक है, यही चीज यूज किया गया था। सर अब आइए ब्लैक, क्या नाम है उसका, बोलिए टोडरमल क्या किया था फिर? टोडरमल राजस्व नीति लेके आया था कि कितना हमको टैक्स लेना है, लेकिन आधार के रूप में अगर बात करिएगा ना, तो जो शेर शाह सूरी का चल रहा था उसी को कंटिन्यू किया गया, थोड़े बहुत चेंजिंग के साथ। अच्छा, आधार नीति इनका था ना, शेरशाह सूरी का। हाँ, शेर शाह सूरी का, और उसको मॉडिफाई करके यूज किया गया। टोडरमल राजस्व व्यवस्था के बारे में बताया था कि किस प्रकार से टैक्स लेना है। ब्लैक पैगोडा के बारे में आइए। ब्लैक पैगोडा मंदिर का निर्माण गंग वंश के किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया नरसिंह देव बर्मन के बारे में, ठीक है। ब्लैक पैगोडा कहने का मतलब कहाँ लोकेटेड मिलेगा, उड़ीसा में। और इसका निर्माण कौन करा है? इसका निर्माण तो नरसिंह देव बर्मन करवाए हैं, गंग वंश के हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर यही है, ठीक। और कब निर्माण करवाया गया, तो तकरीबन 1250 में करवाया गया, बीसी नहीं एडी में, ठीक। उसके बाद देखिए अब इसको मिला देना है, पानीपत मिला दीजिएगा 1526, ठीक है। उसके अलावा आप और मिला दीजिएगा, इसमें लाहौर हो गया 1524, ठीक। सियालकोट हो गया आपका 1520, और भेरा हो गया 1519। देखिए बाबर कितना ज्यादा संघर्ष किया अपने जीवन में। तो भेरा हो गया 1519, सियालकोट हो गया 1520, लाहौर हो गया 1524, पानीपत हो गया 1526। उसके बाद देखिए कौन सुमिलित नहीं है, पहले आया पानीपत किया, ठीक, 1526, ठीक है। उसके बाद आया आपका कौन,
पानीपत हो गया, उसके बाद पानी पिया, खाना खाया, खानवा। खानवा हो गया आपका 1527, ठीक है। खानवा के बाद आपको क्या मिलेगा, तो चंदेरी मिलेगा, ठीक है। चंदेरी कह रहे, नहीं नहीं, घाघरा मिलेगा, फिर मिलेगा चंदेरी। नहीं सर, पहले चंदेरी, पहले चंदेरी उसके ना, बाद लास्ट में जो फिर घर। घर गया, फिर हाँ, लास्ट में घाघरा, हाँ उसके तो, बाद फिर बीच में था। तो चंदेरी आपको मिल जाएगा 1528 में, और फिर मिल जाएगा लास्ट में घाघरा, ठीक है। 1528 में मिलेगा, क्योंकि चारों का चारों तो ठीक है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। उसके अलावा देखिए, पानीपत का पहला युद्ध तो हम लोग को पता है किसके साथ होता है। तो उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध में आपको कौन मिलेगा, राणा सांगा मिल जाएंगे, ठीक। तो घाघरा का युद्ध किसके साथ होता है, ये अफगानों के साथ होता है घाघरा का, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ। अफगान के साथ हो जाता है, ठीक। और चंदेरी का युद्ध हो गया मेदिनी राय के साथ। मेदिनी राय के साथ होता है, ठीक। सब भी याद रखना है। पान खाकर चलकर। निम्नलिखित शासकों में किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, बताइए। उसके चाचा का नाम क्या है, ये क्या चंदेरी, चाचा का नाम क्या है, चंदेरी नहीं, दौलत खान का चाचा होता है। जयचंद। अरे नहीं, जयचंद कैसे आ जाएगा, इब्राहिम लोदी का चाचा का नाम। दौलत खान लोधी सर। दौलत खान लोधी उसके चाचा का नाम होता है, यही बुलाता है। इतिहास गवाह है, अपने अपने को दुश्मन होते हैं। अच्छा, हम उससे पृथ्वीराज चौहान को याद कर लिया। नहीं नहीं, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ तो बाबर को इतना जानकारी नहीं होगा उस समय, लेकिन इसका चाचा जानकारी दे के बुलाया, हमको नहीं राज करने दे रहा है, तुम इसको भी राज मत करने दो। पानीपत की पहली लड़ाई के दौरान बाबर ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ किस सैन्य रणनीति का यूज किया था, तुगलमी पद्धति, इसको ओटोमन पद्धति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस पर विचार करना है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी, तो एक बार ठीक है, दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट साम्राज्य की क्या रखी, नींव रखी। और ये आपको कहाँ मिलेगा, राष्ट्रकूट मिलेगा कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटका के रीजन में मिलेगा, ठीक। उनकी राजधानी मान्यखेत थी, ठीक है, मान्यखेत थी उनकी राजधानी थी। खेत बोलिए, खेत बोलिए, जो लिखा होगा वो सही होगा, ट होगा चाहे त होगा। अंकुरोवाट मंदिर वास्तुकला की किस शैली का उदाहरण है, देखिए अंकुरोवाट जो मंदिर है ना, उससे क्या पूछा है, किस शैली का इसका उदाहरण देखने को मिलता है। देखिए इसमें मिलेगा आपको खमेर का, ठीक है, खमेर शैली। उसके बाद ये जो है खमेर शैली, ये राजा सूर्यवर्मन जो द्वितीय थे 12वीं शताब्दी के, उनके समय ये डेवलप हुआ था। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। कालिंजर के युद्ध के दौरान उनका हुआ था। क्या बोला था उस समय, सर कि मैं जिंदगी भर एक मुट्ठी क्या मतलब उनके लिए, बाजरे के लिए, बाजरा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए करता रहा, संघर्ष करता रहा, इसी तरह। इसलिए जीवन में शांति होना बहुत जरूरी है। 12वीं से बेचारा घायल हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्या है क्वेश्चन, सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी के संबंध निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। त्रिधातु मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की, कौन धातु, त्रिधातु मुद्रा प्रणाली के बारे में क्या क्या शुरुआत किया, जिसने बाद में मुगल सिक्का प्रणाली को भी प्रभावित किया, ठीक है। उसने खानवा का युद्ध हुमायूं के विरुद्ध लड़ा और विजय रहा। बताइए, तो खानवा का युद्ध ये लोग लड़ता है तो बाबर क्या करेगा, यही लड़ेगा तो बाबर करेगा क्या। ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने संपूर्ण भूमि की माप करवाई, अच्छा, और उसके आधार पर एक न्याय संगत राजस्व प्रणाली लागू की, बिल्कुल ही नहीं, ये आपका हो गया गलत। संपूर्ण भूमि की माप करवाई और उसके आधार पर न्याय संगत राजस्व प्रणाली शुरू की, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। एक शेरशाह सूरी, अच्छा एक शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं ना, हाँ, तीसरा से नहीं मिल जाएगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। शेर शाह के बारे में तो शेर शाह तो काम किया है ना भाई, संपूर्ण भूमि की माप करवाई, तभी तो शुरू किया था आखिर के, तभी तो अकबर लोग यूज किया ना, यस सर। आधार ही बना लिए पूरा। और खानवा वाला गलत है, खानवा के लिए तो बाबर आएगा। यस सर। उसके बाद देखिए एक और तीन आपका ये सर सही जो है। माप किया था ना भूमि का, तो उसका 2 पैमाने लिया था, सन की डंडी और सिकंदरी गज। गज सिकंदरी, हम्म। एगो सन का डंडी, हम्म। गज सिकंदरी या सिकंदरी गज, हम्म। ये सब ठीक रहता है, नाम इधर उधर दोनों से बोल सकते हैं इंसान। उसके बाद देखिए अकबर के बारे में, इसने मध्य भारत से क्षेत्रीय विस्तार की अपनी नीति शुरू की। हाँ तो किया ना, इसमें क्या ही दिक्कत है। मध्य भारत से स्पेशली ग्वालियर वाले रीजन से शुरू किया था, 1559-60 के आसपास ये चीज शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई, अकबर इब्राहिम, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, एंड सेकंड लड़ाई अकबर वर्सेस हेमू। उसके बाद देखिए अब इसको मिलाना, अकबर द्वारा जीता गया क्षेत्र। देखिए सबसे पहले बिहार को समझिए, बिहार जीता 1574 में, बिहार स्पेशल में पड़ता है 1574, ठीक। उसके बाद देखिए गुजरात वगैरह, गुजरात जीता है 1572 में, ठीक। और बंगाल जीता है 1576 में, और बचा कौन, उड़ीसा, ये जीता है 1592 में। गुजरात में उस समय कौन था, तो मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासन चल रहा था, और बंगाल में दाऊद खां कररानी का शासन चल रहा था। देखिए गुजरात मत याद रखिए, लेकिन बंगाल याद रखिए, किसका, दाऊद खां कररानी। कररानी। और इस समय बंगाल बिहार सब एक जैसा था, सब मिला है, दाऊद खां कररानी। पुरंदर की संधि, पुरंदर की जो संधि 1665 में होता है, ये शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में होता है, ठीक है, शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम। इसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि शिवाजी को कंट्रोल में लाया जा सके। ये है किसकी संधि, पुरंदर की संधि 1665 में। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने सेनापति अफजल खान को कब भेजा था। देखिए भेजने का काम किया 1659 के अंदर, कब भेजा था, 1659 में भेजा था। फिर देखिए जौनपुर का सरकी वंश है, ठीक है। अब इसके बारे में बताइए। इब्राहिम शाह जो था सबसे महान सरकी शासक था, जिसने जौनपुर की शिक्षा को एक प्रमुख केंद्र बनाया, ठीक है। मलिक सरवर जो था इस वंश का संस्थापक था, ये बात ठीक है। कल्पी के युद्ध में मोहम्मद शाह की हार के साथ यह वंश समाप्त हो गया। देखिए ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो अंतिम शासक था ना हुसैन शाह था, ठीक है। कौन था, हुसैन शाह था, जिसके कारण ये स्टेटमेंट हो गया गलत। मोहम्मद शाह की जगह क्या लिखाएगा, तो हुसैन शाह लिखिएगा, हुसैन शाह। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जैनुल आबादीन। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिए, लगातार 3 बार बीपीएससी पूछ लिया है। यह एक प्रबुद्ध कश्मीरी शासक था, ठीक है, और इसको बोलते हैं कश्मीर का अकबर, ठीक है। प्रबुद्ध कश्मीरी शासक था, जिन्होंने सिकंदर शाह के शासन में निष्कासित किए गए हिंदुओं को वापस बुलाया, ठीक। जजिया कर समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक। उनके शासनकाल में कश्मीर की समृद्धि के कारण उन्हें बुद्ध शाह बोलिए या बुद्ध शाह बोलिए, एक ही बात है, उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक। इसके अलावा और समझिए, इसका जो कब्रगाह है ना, ठीक है, मतलब इसको कहाँ दफनाया गया, बिहार बिहार शरीफ में। शरीफ। कब्रगाह बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ को क्या बोलते हैं, बिहार ही तो बोलते हैं वो लोग, इतना थोड़ी नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि बिहार आ गए। उसके अलावा जो सरकारी पद है ना, सरकारी पद पर हिंदुओं को बैठाया, ठीक। और इसको बोलते हैं कश्मीर का गौर, तो हम लोग बात कर लिए है।
इसका टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड जो है ना 1420 से लेके 1470। ठीक। और क्या क्वेश्चन बना है इससे? इतना ही से तो क्वेश्चन बना है अभी तक पीवाईक्यू में भी। उसके बाद देखिए अहमद शाह या अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अहमदनगर की स्थापना की थी, ठीक है। वही अहमदाबाद जो आज कैपिटल है किसका? गुजरात का। गुजरात का गांधीनगर। अच्छा, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल है, ठीक ठीक ठीक। देख रहे हैं अब, जैसे इसमें कंफ्यूजन कैसे होता है, असम का कैपिटल है दिसपुर, लेकिन हम लोग क्या दिमाग में रहता है, गुवाहाटी। गुवाहाटी। उन्होंने अहमदाबाद नगर की स्थापना की और 1416 में इसे अपनी राजधानी बनाया, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो निष्पक्ष और न्यायप्रिय शासन था, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिए कि रूढ़िवादी भी था। इधर ही लिख देता हूँ, रूढ़िवादी भी था, ठीक। रूढ़िवादी में समझ गए कि जो पहले वाला था सब कुछ होता था। जजिया कर भी लगाया था, मंदिर को भी तुड़वाया था, और सख्त न्याय में विश्वास भी करता था, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बहमनी के बारे में। बहमनी जो साम्राज्य है या बहमनी जो सल्तनत है, तो ये 1347 में बना, दक्कन में बना और स्वतंत्र राज्य के रूप में बना, ठीक है। 1347 में बना, दक्कन में बना, और इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, ठीक। हसन गंगू इसके संस्थापक थे, और इन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तब जाके ही हसन गंगू कहलाया था, ठीक है। काट मत दीजिएगा, हसन गंगू बाद में बना था, क्योंकि हम जब बना रहे थे तो हम काट दिए थे। हम बोले हम तो पढ़े ही नहीं अब तक, काटो। कौन सा गलत है? गलत कोई नहीं है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये बात करते थोड़ा। इसकी स्थापना 1342 नहीं 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था, ठीक। इसकी साम्राज्य का अंतिम राजवंश तो अड़ीबिड़ी वंश था, तो ये ठीक है आपका, ठीक है। 4 गो वंश होता है, संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, आरीबिडु वंश, ठीक है। और अड़ीबिडु जो राजवंश है, इसका संस्थापक जो है तिरुमाला देवराय, ठीक है। तिरुमाला देवराय था। ये लास्ट था, लगभग कमजोर हो गया था। जो युद्ध हुआ था 1565 में, तालीकोटा युद्ध के बाद, उसके बाद ही तो बना था। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये सब स्थापना है कृष्णदेवराय के बारे में। हमको उम्मीद है कि आप लोग में से कोई नहीं सुना होगा यवन राज स्थापनाचार्य, ठीक है। उसको कवर कर लीजिएगा थोड़ा। और ये अपने माँ के नाम पे एक शहर बसाया था, बताइए उसका नाम क्या है? नागलपुरम। चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में कौन सा वरियम टैंकों और जल आपूर्ति का प्रभारी था? इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको, बस एरी वरियम था, ठीक है। एरी वरियम था। अगला मिलाइए, सुल्तान उस सर किस टाइम का, किसी टाइम का है। सुल्तान उस सर जो है ना, इसको बोलते थे पूर्व का स्वामी, पूर्व का स्वामी। उसके बाद है खलीशा। खलीशा कहने का मतलब भूमि पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था, ठीक है। भूमि पर राजा का जो सीधा नियंत्रण हुआ उसको बोलते थे खलीशा। एक होता है तरफदार, एक प्रांत का मुखिया, उसको बोलते थे तरफदार, ठीक। और अमीर कहने का मतलब कमांडर। इसके बारे में आप ऑलरेडी पीछे पढ़ के हैं पिछले क्वेश्चन में। अच्छा, अगर एक बात सोचिए कि हम लोगों को सिर्फ चौथा नंबर पता होता, जो कि हमको मालूम है कि हम लोग सबको पता है, तो डी का होता 1 नंबर, क्या बन पाता? तकरीबन बन जाता। सुल्तान उस शर्क भी आराम से पता चल सकता है। सुल्तान से भी आपका बन जाएगा स्वामी,
यस सर, स्वामी, पुरु का स्वामी। तो आई थिंक 1 और 4 के हिसाब से बन तो जाता आपका। डी का यस तो सर। कंफर्म ही पता है हम लोग को, 3 तो ऐसे मिल ही गया ऑप्शन के हिसाब से। डी का 4 हो जाता, बहुत बढ़िया। मुगल प्रशासन के दौरान परगना के समूह को किस शब्द से डोनेट करते थे? देखिए, परगना मतलब हुआ गांव का समूह। परगना का क्या मतलब है? गांव का जो समूह है ना, गांव बोलिए या ग्राम बोलिए, ग्राम का समूह होता था, ठीक है। तो ग्राम का जो समूह होगा उसका हेड क्या कहलाएगा? सरकार कहलाएगा, ठीक है। इसका जो एच फॉर हेड, ये क्या कहलाया जाएगा? सरकार, ठीक। और जो सरकार होगा, जो सरकार का जो समूह होगा उसका जो हेड है का उपरांत कहला जाएगा, ठीक है। उपरांत बोलिए, सूबा बोलिए, एक ही बात हुआ। झारखंड के तो अखबार में पहले प्रभात खबर हमको याद है, बहुत टाइम पहले पढ़ते तो उधर सूबा लिखा आता था प्रभात खबर में। अब तो हम नहीं पढ़ते वो खबर। मुगल प्रशासन के दौरान बख्शी के कार्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, बख्शी मतलब सैन्य अधिकारी, और इसका काम क्या होता था? मीर बख्शी की सिफारिश पर शाही दरबार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती थी। तो यही काम होता था। वह प्रांत में काजियों के धार्मिक कल्याण और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार था। तो बिल्कुल ही नहीं, वो इसका काम क्या करेगा? ये सब काम के लिए एक इंसान होता था जिसका नाम होता था सदर उस सुदूर, उसके द्वारा ये चीज करता था, ठीक है। इसको कर देते हैं सदर उस सुदूर, सदर उस सुदूर। तो इसका काम क्या होता था? तो नियुक्ति करने का काम होता था, साथ में जो वेतन का भुगतान होता था ये सब इसी के जिम्मे होता था, ठीक। उसके बाद देखिए, वाक्यानिवेश, एक तरह का जो संचार व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था है, वो सब इसी के देख रेख होगा, ठीक। वाक्यानिवेश, संचार व्यवस्था को बनाए रखना इसकी जिम्मेवारी होता था। एक तरह से समझ लीजिए आज के डेट का आईबी एंड रो। आईबी और रो में फर्क पता है ना? रो मतलब देश के बाहर, आईबी मतलब देश के अंदर। उसके बाद देखिए आगे हम लोग चले 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 चले। उसके बाद देखिए, अब इसको आपको याद करना होगा, गलत कौन है, गलत कौन है उससे पहले हमको देखना होगा तिरुकुराल। तिरुकुराल कहने का मतलब होता है क्या? दर्शन, नैतिकता वाला पार्ट, ठीक है। दर्शन बोलिए, इथिक्स बोलिए। उसके बाद देखिए, तोलकापियम, तोलकापियम कहने का मतलब होता है व्याकरण, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ ग्रामर होता है ना, वैसा ही लोग का होता है तोलकापियम, ठीक। उसके बाद देखिए, अगर इनकेस अगर बीच में ऑडियो वीडियो कुछ बंद हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। तोलकापियम होता है व्याकरण। शिल्पाधिकारम मतलब, शिल्पाधिकारम कहने का मतलब होता है जो तमिल एक महाकाव्य है ना, उसके बारे में होता है शिल्पाधिकारम, ठीक है। तमिल महाकाव्य, तमिल महाकाव्य, ठीक। ये आपका गलत हो गया। मणि मेखला जो है ना, ये क्या? मणि मेखले, मेखले कहने का मतलब ये होता है कि व्यापारियों की कहानी है, ठीक है। तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद आपको इसको मिलाना है, तो मिला लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखिए, आपसे पूछा है कि सिकदार क्या होता है। तो सिकदार कहने का मतलब ऐसे लोग जो कार्यकारी अधिकारी हो, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मुकद्दम। मुकद्दम कहने का मतलब गांव का मुखिया और पटवारी। अच्छा, आज इन्फॉर्म था ना कि हम लोग 12 बजे करेंगे, कल हम कोई नोटिस, आज हम कुछ डाले नहीं है। जो गांव का मुखिया और पटवारी, ठीक। उसके अलावा किलादार, किलादार कहने का मतलब किला से रिलेटेड होगा, तो किले के सामान्य प्रशासन का प्रभारी। और मुत्सद्दी, ये हो गया सीमा शुल्क और व्यापार कराधान का प्रभारी अधिकारी, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा जरूर से। खंबात, खंबात में ध्वस्त मस्जिदों के पुनर्निर्माण के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो जय सिंह सिद्धाराज ने, ठीक है, जय सिम्हा सिद्धाराज, इसके द्वारा। मराठों के अधीन प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करते हैं। देखिए, चिटनीस, चिटनीस का काम, जो भी पत्राचार का काम होगा वो करेगा चिटनीस, ठीक है।
तो चिटनीस सभी जो राजनयिक पत्राचार को संभालना और शाही पत्रों का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार था। ठीक, ये हुआ चिटनीस। उसके बाद देखिए न्यायाधीश विदेश मामले। न्यायाधीश विदेश मामले का कुछ नहीं करेगा, बल्कि इसका काम क्या होगा, न्याय करने का काम। न्याय के दिन। ठीक, और खुफिया जानकारी जुटाने का ये भी काम ये क्यों करेगा, ये हो गया न्यायिक मामला। ठीक, उसके बाद आइए नेक्स्ट, विदेश मामला जो देखता था दबीर। अच्छा, नीचे वाले में है। आइए, खुफिया डाक और घरेलू मामला जो है इसको बोलते थे वाक्यानिवेश। ठीक है, अब से पूछा लेकिन सारे नौबत, तो हम लोग सबको देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, वाक्यानिवेश। वाक्यानिवेश, आई थिंक ये थोड़ा हिंदी गड़बड़ होगा, देख लीजिएगा थोड़ा। सर ए नौबत जो है सेनापति होता था, सर ए नौबत। विदेश मामला जो होता था इसको देखता था दबीर, दबीर। उसके अलावा जो धार्मिक मामला होता था वो कौन देखता था, पंडित राव। न्यायिक मामला हो गया न्यायाधीश देखेगा, और चिटनीस हो गया जो पत्राचार का डिपार्टमेंट देखेगा, वजीर मतलब पीएम हो गया, पेशवा जिसको बोलते थे। यही 8 को तो याद रखना, आप 8 याद कर लीजिएगा, क्योंकि 8 में से कोई एक एग्जाम में दिखने को मिल ही जाता है हमेशा। कुलकर्णी कहने का मतलब कि ग्राम स्तर पर जो अभिलेख का रख रखाव करता है ना, उसको बोलते हैं कुलकर्णी। ये सब आप पुराने मूवी देखिएगा तो उधर कुलकर्णी बहुत दिखेगा। पाटिल मतलब कानून और पुलिस संबंधी शक्तियां, इसका काम होता था पाटिल। पाटिल भी देखिएगा पुलिस में खूब दिखेंगे। देश पांडे लेखा और अभिलेख रखता था। ठीक है, और इसके अलावा काम विस्तार जो कर निर्धारण और संग्रहण की शक्ति रखता था। ठीक, 4 का 4 एकदम सही यही है। उसके बाद मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार करिए। अब आप इसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने का सिंपल तरीका ये है कि आप देखिए कुतुब मीनार कब बना। कुतुब मीनार दिल्ली गुलाम वंश के टाइम में बना। ठीक, फतेहपुर सीकरी किसके टाइम बना, अकबर के टाइम में। लोधी गार्डन कब बना होगा, लोधी के टाइम में। ठीक, हाँ, तुगलकाबाद कब बना होगा, किसी तुगलक के टाइम में, क्योंकि वंश के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मालिकाना, इट्स मालिकाना। ठीक, मालिकाना कहने का मतलब क्या होता है, भूमि राजस्व। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लिखा था, हम इसमें कुछ नहीं पढ़े थे, तो हमको पता भी नहीं। उसके बाद आगे देखिए, स्क्रीन तो दिख रहा अभी तक। हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है। ऑडिबल। ठीक है, किताब ए नौरस हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का एक संग्रह है, जिसे इब्राहिम आदिल सादित्य ने लिखा है। तो ये बात सही है। अमीर खुसरो भारत में कव्वाली के रूप में जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के प्रवर्तक करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कव्वाली शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो। कितने का काल लिखा है, लगभग 8 गो का। ठीक, उसके अलावा देखिए चंदेल के बारे में बात करते हैं। चंदेल के संबंध में बात करिए तो इनका जो रीजन था बुंदेलखंड रीजन था। ठीक है, और ये 36 राजपूत वंशों में से एक था। कितना, 36 राजपूत वंशों में से एक था। विद्याधर इस राजवंश का महान शासक और संस्थापक था। नहीं, इस वंश का जो महान संस्थापक था नुन्नुक था। उसके बाद देखिए इसको मिलाना है, इसको मिलाएंगे तो इसे पहला है खत्री। तो खत्री क्या होते थे, पंजाब में जो अनाज व्यापार का जो समुदाय है ना, उसको बोलते थे क्या, खत्री। कोमाटी कहने का मतलब गोलकुंडा में प्रमुख जो तेलुगु भाषी व्यापारी थे उनको बोलते थे कोमाटी। बोहरा जो कम्युनिटी है, तो गुजरात, उज्जैन, बुरहानपुर में प्रमुख व्यापारिक जो समुदाय है उनको बोलते थे बोहरा कम्युनिटी। और चेट्टी, यही के बारे में आप जानते होंगे, दक्षिण भारत में व्यापारिक समूह। अगर आप लूसेंट पढ़े होंगे तो साइड में एक बॉक्स में चेट्टी लिखा हुआ आपको मिला होगा।
और अगर आप मूवी वगैरह देखे होंगे तो आपको बोहरा भी मिल गया होगा। बताइए तो मूवी का नाम बताइए। मुगल दरबार की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। और कौन सी होगी? बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में। उसके बाद लेकिन देखिए इसका अनुवाद फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है, ठीक है। उसके बाद किस मुगल शासक ने प्रसिद्ध चित्रकार को मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद, अब्दुल लिखा होगा, सॉरी लिख दिया गलती से, सम्मद को संरक्षण दिया गया? तो ये दिया गया हुमायूं के टाइम में संरक्षण दिया गया, ठीक। लेकिन अगर इसमें अगर पूछा जाए कि इंक्रीमेंट किसमें हुआ बहुत ज्यादा, तो अकबर के टाइम में हुआ, फला फूला। मेवाड़, बूंदी और किशनगढ़ शैली। क्या आप पटना कलम टाइम पढ़ते समय लाइन पढ़ी थी? मेवाड़, बूंदी और किशनगढ़ शैली, पटना कलम उसी के समय निकला हुआ चित्रकारी, ठीक है। खजुराहो के मंदिर में किस धर्म से? देखिए खजुराहो का मंदिर में ना आपको मिलेगा क्या क्या, हिंदू धर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जैन मिलेगा, बौद्ध धर्म नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। हिंदू मिल जाएगा और जैन धर्म मिलेगा खजुराहो के मंदिर। मराठा साम्राज्य के संबंध में कुछ बात करते हैं। देखिए एक होता था चौथ, एक होता था सरदेशमुखी। देखिए नाम से समझिए, चौथ मतलब 1/4 यानी 25% और सरदेशमुखी मतलब हो गया 1/10। अब बताइए, आप खुद सोच के बताइएगा कि 25% अपना कोई अगर कोई लोग होगा खास, तो क्या आप उससे 25% लीजिएगा कि 10%? 25। अगर आपको चूज ही करना है, अच्छा 25% कि 10%? 10% अपने रिलैक्सेशन देते हैं। अच्छा, मेरे से 25 होंगे। उसके बाद देखिए चौथ एक कर था जो उन क्षेत्रों पर लगाया जाता जो सीधे मराठे के नियंत्रण में था। आप खुद सोचिए, मराठा के नियंत्रण में होगा, अच्छा मराठा के नियंत्रण में नहीं था, हाँ तो ठीक बात है। चौथ उन्हीं लोगों पे लगाया जाता था जो, सर ये बोलिए लूट बोलिए। का धन था ना, चौथा प्रदेश को लूट का धन था ना। हाँ एकदम नहीं, लूटी का धन हुआ। ये ऐसे क्या कर हुआ दिया देखिए, जाता था। जैसे देखिए ये कह रहे हैं ना कि हम आपको दे रहे हैं प्रोटेक्शन, ठीक, अच्छा। उसके बदले आपको देना पड़ेगा ये है। कि जैसे हमारे क्या, जैसे एक तरह से समझिए शोले मूवी आप देखिए, गब्बर क्या बोलता था, अच्छा। अनाज ले जाता था ना, प्रोटेक्शन ही देता ना, इसी ये टाइप का कह रहा है और क्या है। ये कोई अच्छा। तरीका है कि चौथ लेके जा रहे हैं? है तो लूट ही एक तरह से, लेकिन आप इसको लूट मत बोलिएगा कभी भी, क्योंकि मराठा मतलब अपने देश का बात है। अगर यही अंग्रेज अगर ले गए होते ना, आया था मुझे, इसीलिए मैं बोल रही थी। उनके नोट्स में हाँ हाँ, साफ साफ लिखा है ये लूट का धन है। बाप रे, ये है तो लूट का ही धन। मैं सकती हूँ। जैसे यही अंग्रेज अगर ले गए होते ना तो हम लोग वो बात लिख देते। मराठा तो अपने ही लोग हुए ना, नहीं लिखेंगे सब। चौथ एक कर था, देखिए कितना अच्छा से लाइन बनाया, चौथ एक प्रकार का कर था, लिखा टैक्स जो उन क्षेत्रों पर लगाया जाता जो सीधे मराठा के नियंत्रण में नहीं थे। तो ये बात ठीक है। सरदेशमुखी 25%, देखिए सरदेशमुखी मतलब 1/10 हो गया, ठीक। सरदेशमुखी मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। वो 25% का कर नहीं था जो मराठा राज द्वारा किसानों पर अधिकार के रूप में। देखिए पहला बात कि किसान उसान पे नहीं लगाते थे, ठीक है, जो जमींदार होते थे ना उन पे लगाया जाता था, किसान पे भी नहीं। और सरदेशमुखी 1/10 भी हुआ, तो ये भी गलत है, 25 भी गलत है। उसके बाद देखिए अगला, हम लोग को थोड़ा शब्द तो सच में अच्छा ही रखना पड़ेगा। अंग्रेज रहते थे आप लिख दीजिए 2-4 के बाद चल भी जाता। कैलाश मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथन बात करें तो चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक है। और कैलाश मंदिर मिलेगा, इसका निर्माण राजपूत शासक कृष्ण द्वितीय ने द्रविड़ शैली में करवाया था। देखिए पहला बात की जो द्वितीय भाई साहब नहीं, पहले भाई साहब ने करवाया था और द्रविड़ शैली में करवाया। कब करवाया? तो 8th सेंचुरी AD में, ठीक है।
8th सेंचुरी एडी में निर्माण करवाया गया, तो ये आपका हो गया गलत। उसके बाद देखिए तीनों संगम किसके संरक्षण में उत्पन्न हुए थे, तो तीनों संगम हुआ ना ये पांड्य राज के टाइम पे हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए किस स्थान पर सवाई जयसिंह द्वितीय ने खगोलीय वेधशाला, इसको ना आप समझिएगा इजिली, तो जंतर मंतर, ठीक है। और कहाँ कहाँ बनवाया है, तो उज्जैन के अंदर है, उदयपुर के अंदर, मथुरा के अंदर, वाराणसी के अंदर, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली में तो फेमस ही जगह जहाँ पर प्रदर्शन होता है। कौन सी 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान मामलापुरम के स्मारक समूह में शामिल है। देखिए मामलापुरम के अस्थाई में क्या क्या शामिल है, देखिए एक तो सूर्य मंदिर है, सूर्य टेम्पल, पंचरथ आपको मिल जाएगा, अर्जुन की तपस्या होगा और 12 गुफा मिलेगा। लेकिन ये जो पत्थर का रथ है ना होगा, ठीक है। पत्थर का रथ वाला कहानी आप ढूंढिए जाके, हम भी सर्च करिएगा, जो फोटो निकल के आएगा ना पत्थर का रथ ही दिखेगा, ठीक है। और कुछ करने का इधर नीड है नहीं, तो उसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए 121 पित्रादुरा, ये ऑलरेडी बीपीएससी का PYQ है, ठीक है। पित्रादुरा होता है संगमरमर का या कठोर सतह में अर्धकीमती पत्थर को जरने के कला तकनीक, ठीक है। यह पित्रादुरा टेक्निक। सर ये जो और पितृ वो था था ये बनाई थी ना, वो जो नूर जहाँ थी वो अपने पिता हाँ का मकबरा। उसके हाँ वहीं पे यूज किया गया। इत्र का भी आविष्कार किया था। इत्र का इत्र का आविष्कार ना उसकी माँ नूर ने जहाँ थी आविष्कार किया, मम्मी की, हाँ मम्मी की थी। कि मम्मी निकाल के लेते हैं कि हाँ देखो बेटा यही इत्र है, पढ़ लीजिए काम आएगा। इसके अलावा देखिए सब कैपिटल है, याद कर लीजिएगा, हम मार्क भी कर दे रहे हैं, याद होगा अभी थोड़ा बहुत। जैसे पल्लव है ना, तो पल्लव का जो कैपिटल है वो कांचीपुरम है, याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। पांडे का जो कैपिटल है वो मदुरई, चेर का जो कैपिटल आपको मिलेगा वांची, इसी को वंजी भी बोलते हैं, वांची याद रखिए। उसके अलावा चोल का कैपिटल तंजौर। ये चारों में से कोई ना कोई आपको दिख ही जाता है एग्जाम में। मुगल इतिहास में सैयद बिंदु आ गया किंग मेकर, इसी के बारे में हम लोग ढूंढ रहे थे। अब्दुल्ला खां और हुस्न अली खां, ठीक है। जुल्फिकार खान नहीं। किस 1738 में भारत पर कौन अटैक किया था, याद रखिए 1739 का करनाल का युद्ध, ठीक। नादिर शाह का करो, तो ईरान कहीं था ना नादिर शाह। 1739 में जो करनाल का अटैक हुआ था, इसको बुलाया कौन था, हाँ, अरे शहादत खान नहीं है, वही बुलाया। और जब इसको ना मतलब जितना एक्सपेक्टेशन करके आया था नहीं मिला, तो पूछता है शहादत खान से, शहादत खान अपना जान बचाने के लिए जहर खा के मर जाता है। सर ये जो नादिर शाह ये तख्ती था उसको ले जाता हाँ है, ले गया था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पिकअप थ्रोन ना। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, अब हम लोग थोड़ा ही और क्वेश्चन होगा ना, 25 और होगा। शिवाजी द्वारा किया गया जो अंतिम सैन्य अभियान था वो किसके विरुद्ध किया गया था, तो कर्नाटक के विरुद्ध किया गया था, ठीक है। तकरीबन 1676 से 78, और इसका पर्पस क्या था, तो जिंजी, ठीक है। जिंजी का जो किला है उसको कब्जा कर लेना, ठीक है। लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है, जो जिंजी का किला है ना उसी को कब्जा करना था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मराठा शासकों ने उनके शासन काल में अरेंज करिए। देखिए सबसे पहले जो था, अगर सबसे पहले देखें तो संभाजी महाराज 1 नंबर में, इनका टाइम पीरियड अगर देखिएगा 1680 से लेके 89 के बीच में, ठीक। उसके बाद आए से लेके 1600 के बीच, 1700 के बीच में, पीछे कैसे चला जाएगा। फिर शिवाजी द्वितीय 1700 से लेकर 1700, तकरीबन 8-9 तक रहेंगे, 8 ही तक होंगे। और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज 1708 से लेकर 1749 तक, ठीक, इनका टाइम पीरियड। उसके बाद देखिए त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें कौन कौन था,
उसमें आपको मिलेगा पाल मिल जाएगा, प्रतिहार मिल जाएगा। पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, पाल है, प्रतिहार है, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार बोलिए, प्रतिहार बोलिए, राष्ट्रकूट है। ठीक, अजीता कौन है? जीता कौन है? गुर्जर प्रतिहार। और कौन जीतेगा त्रिपक्षीय युद्ध में? पृथ्वीराज रासो। देखिए, पृथ्वीराज रासो तो आपको पता होगा, चंद्रवदय ही मिल जाएगा, लेकिन अलाहा खंड आपको नहीं पता होगा। ये मिलेगा, क्या पढ़ेंगे उसको, जगानिक। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद किस वर्ष अलवर्दी खान है? कौन खान? अलवर्दी खान ने मुर्शीद कुली खान के परिवार को निर्वासित कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो ये काम हुआ कब? 1739 ईस्वी में। ठीक, जिस साल हुआ करनाल का युद्ध। उसके बाद देखिए, नागर शैली के संबंध में बात करते हैं। नागर शैली के मंदिर के संबंध में बात करते हैं। तो इसकी एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें आमतौर पर 4 दीवारी नहीं होगा। ठीक, 4 दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होता। तो ये विशेषता होगा कहाँ पे? तो ये स्पेशल फीचर आपको मिलेगा द्रविड़ शैली में, जहाँ पे गोपुरम होता है। ठीक, गोपुरम होता है। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है। आप जाके मंदिर में देखिएगा, गर्भगृह सबसे ऊपर में देखिएगा, सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहीं पर रहेगा। ठीक, मध्य प्रदेश में स्थित जो कंदरिया महादेव मंदिर है, वो नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है। ठीक है, किसका? नागर शैली का। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा है मंदिर है, सूची है। अच्छा, देखिए जो आता है वो मिलेगा ना। पहले तिलवाड़ा का जैन मंदिर है, तो माउंट आबू में है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, उसके अलावा विरूपाक्ष मंदिर है ना, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा हम्पी गुजरात, कर्नाटक। विरूपाक्ष मंदिर मिलेगा हम्पी के अंदर। गोमतेश्वर की प्रतिमा आपको मिल जाएगा श्रवण बेलगोला में। और एगो जो बच गया उसको याद कर लीजिएगा, कनिष्क सिर विहीन प्रतिमा मथुरा के अंदर। जीन बेपस्टर ट्रेवनियर। ठीक है, ये जो था ये क्या बोलते हैं, जोहरी था, जोहरी। इन्होंने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। इतना पसंद आ गया था भारत की यात्रा की, किस विदेश से संबंधित था। ये आपको मिलेगा फ्रांस का। ठीक है, कहाँ का मिलेगा? फ्रांस का। कोई इतना बड़ी यात्रा क्यों करेगा जब तक उसको पसंद नहीं आएगा? यात्रा मजबूरी में थोड़ी होता है। उसके बाद देखिए बारबोसा। ठीक है, कौन? बारबोसा आपको मिलेगा पुर्तगाल का, पुर्तगाल। सैयद अली रीस, ये मिलेगा तुर्की का। ठीक है, तुर्की बोलिए, तुर्की बोलिए, जो बोलना है आपकी मर्जी। उसके अलावा पीटर मुंडी, ये तो आपको पता ही इंग्लैंड का है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। एंटोनियो मोन्सेरेट, ये आपको मिलेगा कहाँ का? स्पेन का। आपको 2 नाम याद करना, हम दोनों को मार्क कर दे रहे। ठीक, गजपति शब्द जिसका अर्थ है हाथियों का स्वामी, एक क्या शब्द था? महावत ना? महावत। मध्यकालीन भारतीयों के शक्तिशाली शासक वंश को संदर्भित करता है। तो ये आपको मिलेगा किसके लिए? ये चीज मिल जाएगा उड़ीसा के अंदर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? उड़ीसा में। किस शासक ने तेलुगु भाषा में शासन कला पर एक रचना लिखी जिसे अमुक्त मिलाद के नाम से? देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया। ठीक, अमुक्त मिलाद का मतलब होता है मोतियों। बोलिए नाम बोलिए। हाँ, उषा परिणय और जामवंती, ये जामवंती कल्याणम दोनों संस्कृत में है। जामवंती कल्याणम। ठीक, मोतियों की माला हम लिखेंगे नहीं, क्या कि हमको पता है कि हम कितना अच्छा लिख सकते हैं। किस वर्ष अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी? तो 1761 में लड़ा था। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेज ने कहाँ भेज दिया था?
रंग बताइए कहाँ भेजा था? रंगून नया नाम म्यांमार क्या है इसका? म्यांमार। अकबरनामा के बारे में बात करिए। ये चार पुस्तक में विभाजित है। पहला बात की गलत, 4 नहीं 3, और तीनों के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, जिनमें से पहली 2 पुस्तक इतिहास कथन है। तो मान सकते हैं ना, पहली 2 पुस्तक, पहला हो गया अकबर के पूर्वज, दूसरा हो गया अकबर के कालीन, और तीसरा आईन अकबरी। उसके बाद अबुल फजल लिखा है, तो अबुल फजल द्वारा लिखेगा, जिसमें अकबर के शासनकाल का विस्तृत विवरण दिया गया है, तो ठीक बात है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरेज। ठीक है, कितना मन लगता होगा लोग को करने में से। हेनरी बेवरेज। और इंटरेस्टिंग बात की, हेनरी बेवरेज ने अकबरनामा का तो किया ही, साथ साथ बाबरनामा का भी किया। अच्छा, उसके बाद आइए, किस वर्ष अकबर ने तीर्थ यात्रा, तीर्थ मतलब 63, याद करें, तीर्थ मतलब 63, हम आज तक कैसे याद किए हुए, 63, और जजिया मतलब 64। ठीक। किसके शासनकाल में सिजदा के स्थान पर चहाड़ तस्लीम और जमीन बोस को दरबारी रीति रिवाज के रूप में अपनाया था? तो ये अपना शाहजहां के समय पे। ठीक है, किसके समय पे? शाहजहां के समय पे अपनाया गया। शाहजहां के रत्न जड़ित सिंहासन का क्या नाम है? तख्ते ताउस। तख्ते ताउस कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिए तख्ते मुरासस इसका नाम है, रत्न जड़ित सिंहासन। इस मुगल सम्राट ने अपने 2 सर्वोच्च रैंक के सरदार जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दिया था। आपको पता है इसके बारे में? औरंगजेब वही उसी दिया था। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि। खुश तो रखना पड़ता ही था ना लोग को भी। पहला जेसुअट मिशन फतेहपुर सीकरी अकबर के दरबार में कब आया था? तो आपको मिलेगा कब? 1580 में मिलेगा। कब मिलेगा? 1580 में मिलेगा। ठीक, पहला जेसुअट मिशन फतेहपुर सीकरी में गया था। उसके बाद इसके बाद भी गया था, और इसमें क्या था ना कि जैसे अकबर को ना अलग अलग धर्म के बारे में जानने में इंटरेस्ट होता था, उसके लिए वो क्या बनाया था? दीन इलाही बनवाया था, तो वहीं पे इनवाइट करता था। ठीक है, तो 1591 में भी और 1595 में भी किया, और इसलिए इसको बुलाया गया। भारत के पहले सर्वेयर जनरल कौन? जनरल सर्वेयर जो जनरल है कौन थे, जिन्हें इंजीनियरिंग के लिए, सर्वेक्षण के लिए और मानचित्रण कला में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये है, इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको मिल जाएगा मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी। अकबर की नीति के बारे में बात करें, अबुल फजल ने बताया कि साम्राज्य सूबा नामक प्रांत में विभाजित था। ठीक है, सूबा ऊपर हो गया, सूबा के नीचे हो गया प्रांत। ठीक, जिसका शासन सूबेदार द्वारा किया जाता था। सूबा का प्रधान कौन? सूबेदार, जो राजनीतिक और सैन्य दोनों का कार्य करता था। तो करता था। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी या दीवान भी होता था। तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है ना, देखना तो पड़ेगा फाइनेंशियल मैटर। तो व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान किया था। तो होता ही तो है ये स्टेट के अंदर। ठीक, तो अब देखिए एक एक चीज के बारे में थोड़ा और देख लीजिए डिटेल से। जैसे सदर कहने का मतलब क्या हुआ? सदर कहने का मतलब जो धर्म के प्रति जो संरक्षण प्रदान करता था ना, उसको बोलते थे सदर, धर्मार्थ संरक्षण। ठीक, बख्शी हम लोग बात किया ना, जो सेना के अंदर नियुक्ति करता है। और फौजदार बात की, फौजदार मतलब समझिए जो सैन्य कमांडर होता था। ठीक है, सैन्य जो कमांडर था उसको बोलते थे। ठीक, कोतवाल, कोतवाल कहने का मतलब पुलिस कमांडर। ठीक है, शहर का क्या कमांडर? पुलिस कमांडर। ठीक, अकबर की सुलह कुल, जिसको सार्वभौमिक शांति की नीति के संबंध में कौन सा गलत है? पहला देखिए, सहिष्णुता का यह विचार उनके राज्य में विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता था। बात ठीक है,
कहाँ भेदभाव होता था? अगर भेदभाव होता तो दीन इलाही की स्थापना होता? नहीं होता। उसने ईमानदार, न्याय, शांति जैसे नैतिकता की एक ऐसी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जो सार्वभौमिक रूप से क्या हो, लागू हो। ठीक। अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार के इर्द गिर्द शासन की दृष्टि तैयार करने में अकबर की सहायता किया। शासन के सिद्धांत का पालन जहांगीर और शाहजहां ने नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, किया, बस पूरा नहीं किया। ठीक है, किया था फॉलो, पूरा नहीं कर सका बस। मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात में अभियान के साथ बिंदु से आगे मराठा साम्राज्य का विस्तार किसने किया? तो ये सारा काम बाजीराव प्रथम ने किया। आप लोगों ने मूवी देखा होगा, हमको उम्मीद है। ठीक है, उसमें भी चीज दिखाया जाता है, बाजीराव प्रथम। ठीक। उसके बाद देखिए जाट शासक सूरजमल, इनको बोलते हैं किसका? जाटों का अफलातू बोलते हैं सूरजमल को। क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं पे। उसने राजनीतिक नियंत्रण पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और भरतपुर में लोहगढ़ का किला भी बनवाया था। ठीक है, भरतपुर राजस्थान के अंदर पड़ता है। भरतपुर में एक पक्षी अभ्यारण्य है या नेशनल पार्क है, उसका नाम बताइए आप लोग। केवला दल पक्षी अभ्यारण्य। हाँ, केवला देव। तो ये दोनों ही के दोनों बात ठीक है। किसके बारे में? सूरजमल के बारे में। पहला, राजनीतिक नियंत्रण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों तक था। भरतपुर में उसने लोहगढ़ किला बनवाया था। ठीक। किस मुगल सम्राट की शादी में मेरुनिसा से हुई थी? अच्छा, किस मुगल सम्राट की शादी मेरुनिसा से हुई थी, जो बाद में नूरजहां बनी? ठीक, बताइए बताइए आंसर। जहांगीर। ठीक। और इन्हीं की माँ ने इत्र का आविष्कार कर दिया क्या? ठीक है, तो ये तो हो गया खत्म। अब हम लोग का हमारे पास बचे हैं 2 टेस्ट और, जो होगा आई थिंक दोनों के दोनों मॉडर्न